नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अर्थ आवर में। फ्रेंड्स, हम सब ध्यान से जुड़े हुए हैं। हम सब ध्यान के फायदों के बारे में जानते हैं। तो आइए आज का अर्थ आवर शुरू करने से पहले हम कुछ समय के लिए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे तन का, मन का, आत्मा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। आइए फ्रेंड्स, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको ध्यान की प्रक्रिया बता दूं। अपने हाथ क्रॉस कर लीजिए इस तरह से, पैर भी क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। चश्मे पहने हैं तो चश्मे निकाल लीजिए और पूरा ध्यान आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। ना आपको सांस खींच कर लेनी है और ना ही कस के छोड़नी है। सिर्फ नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ के साथ आपको कनेक्ट करना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई इमेज नहीं, सिर्फ श्वास। ध्यान में श्वास ही गुरु है। अपनी नॉर्मल नेचुरल श्वास के साथ कनेक्ट हो जाइए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को आपको बस देखना है और कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल है ध्यान की प्रक्रिया। अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाइए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को फॉलो कीजिए। श्वास है तो सब कुछ है, श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाइए और कुछ भी नहीं। ये म्यूजिक ध्यान में उतरने में आपकी मदद करेगा। सांसों पर आपका पूरा ध्यान। विचारों के पीछे ना भागे,
केवल अपनी श्वास को देखें, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ध्यान में हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए और कॉस्मिक ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। सभी चिंताओं, सभी विचारों को पीछे छोड़ दीजिए। केवल अपने श्वास के साथ जुड़ जाइए। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ध्यान में
श्वास ही गुरु है। सहज श्वास के साथ एक हो जाइए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर आपका पूरा ध्यान। और गहरे उतरते जाइए अपनी श्वासों की गहराई में, और गहरे उतरते जाइए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस श्वास। श्वासों की डोर को थाम के रखिए। तब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, तो विचार आने कम हो जाते हैं। धीरे धीरे आप ध्यान में और गहरे उतरते जा रहे हैं, और गहरे। महसूस कीजिए
आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सहज श्वास, कोमल श्वास। धीरे धीरे म्यूजिक बंद हो जाएगा। अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाइए। थोड़ा थोड़ा अपनी उंगलियों को मूव कीजिए। आप पूरी तरह से अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। अपने दोनों हाथ अपनी बंद आंखों पर रखिए। महसूस कीजिए कॉस्मिक एनर्जी आपकी आंखों के थ्रू आपके शरीर में जा रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे और हम मास्टर्स का धन्यवाद कहते हैं। हम सभी ने मिलकर इतने सुंदर ध्यान में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है वरुण सिंगला जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ ये शेयर करते हुए कि वरुण जी ऑर्गेनिक फूड के साथ उनका बहुत पुराना जुड़ाव है। ऑर्गेनिक फूड फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं जैविक जैविक जो जिसको बोलते हैं जैविक प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स के साथ वरुण जी डील करते हैं और उनको ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की काफी समझ है। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज वरुण जी हमारे बीच में हैं और हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में वरुण जी बहुत कुछ बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, क्या ऑर्गेनिक है क्या ऑर्गेनिक नहीं है, कैसे पहचान करें ऑर्गेनिक की, क्या फायदे हैं। आज इन सब बातों पे वरुण जी प्रकाश डालने वाले हैं। वरुण जी, वी वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। और सौभाग्य हमारा है क्योंकि पीएमसी गुजरात हालांकि बहुत बड़ा संगठन है, मुझे अभी नीलम जी ने बताया 40 साल पुराना संगठन है, और मुझे जानकारी आपके माध्यम से ही प्राप्त हुई 5 दिन पहले, और जो मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख पाया वो मैं कल से ही थोड़ा देख पाया था। सबको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप ज्ञानवर्धन कर रहे हैं वो क्षेत्र पूरी दुनिया का सबसे बहुमूल्य मतलब सबसे मूल्यवान क्षेत्र है, जिसके अंदर हमें अपने जीवन की एनर्जीज को लगाना चाहिए। और पीएमसी गुजरात की जब मैंने वीडियोस को देखना शुरू करा तब मुझे ये लगा कि जो मेरा आगे का रिसर्च का विषय रहने वाला है वो आप ही की वीडियोस के अंदर रहने वाला है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलने वाला है। अभी मेरी आयु जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आयु के साथ मैंने पिछले 5 साल जो है वो ऑर्गेनिक क्षेत्र के अंदर लगाए हैं। तो जैसा कि काजल जी ने बताया कि हमारा प्रोजेक्ट वाक्षी के नाम से जो है वो रन होता है और इसके अंतर्गत हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मेन चीज की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा। जैसे आप सभी सब्सक्राइबर्स इस वक्त जिस चीज पे कार्य कर रहे हैं वो है अपने सोच को, अपने विचारों को शुद्ध करना। तो क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, सबके सोच और विचार ही पूरे के पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। जिसने अपने सोच को और विचार को अच्छा कर लिया उसने जीवन को सही तरीके से, सही डायरेक्शन से जीने की सही कला को जान लिया। तो ऐसे ही 5 साल पहले तो वाक्षी ने यह विचार दिया कि जीवन में जीने के लिए इंसान को केवल 4 मूलभूत चीजें चाहिए।
अगर समझ लीजिए आज ये सृष्टि का दोबारा से निर्माण शुरू हो जाए तो इंसान को केवल 4 चीजें, अगर ये 4 चीजें उसको मिल जाएं तो वो दोबारा अपनी सृष्टि के निर्माण को नए तरीके से शुरू कर सकता है। लेकिन ये 4 चीजें पहले से उसके पास में उपलब्ध होनी बहुत जरूरी हैं। इन 4 चीजों में हमने जब 4 साल पहले 5 साल पहले जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू करा तब हमने ये सोचा, सबसे पहला है शुद्ध अन्न, दूसरा है शुद्ध वायु, तीसरा है शुद्ध जल और चौथा है शुद्ध विचार। आप कभी सोचकर देखिए कि एक इंसान जो है वो अगर जन्म लेता भी है और अगर वो आगे बढ़ता है, अगर उसके पास ये 4 मूलभूत चीजें हों जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराई हुई सबसे पवित्र फॉर्म के अंदर अगर अवेलेबल हैं, अगर ये चीजें चारों उसको उपलब्ध हो जाए तो जीवन जीना सबसे उच्च कोटि का वो जीवन जी भी पाएगा और जीवन में वो आगे भी बढ़ पाएगा। इस विचार को लेते हुए हमने अपना एक ध्येय बनाया कि हम इन चारों के अंदर होने वाली मिलावट को दूर करने का जितना भी प्रयत्न हो सकता है उसको करेंगे। और आज आपके साथ साझा करते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि इसमें जो शुद्ध अन्न है, मतलब अन्न में होने वाली जो मिलावट है, उसको आज हमारा प्रोजेक्ट जो है 98% तक हटाने में कामयाब हो गया। तो आज पूरे देश के अंदर तकरीबन 5 से 10 हजार परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर हम अन्न के अंदर कैसे मिलावट होती है, उसको कैसे शुद्ध बनाया जा सकता है, इन चीजों पर विचार अपने साझा करते हैं। आज आपके पास में भी अगर मैं यहाँ पर आया हूं, इसी विचार को लेकर आया हूं। आप अपने शुद्ध विचारों को करना चाह रहे हैं, शुद्ध मन अपना करना चाह रहे हैं, अपने विचारों को और ज्यादा ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज को गेन करना चाह रही है। इसमें बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है ये प्रक्रिया अगर आपका अन्न, जो जल आप पीते हैं और जिस वायु में आप सांस लेते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं, वो भी अगर शुद्ध हो गई तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कहीं गुना ज्यादा तेज हो जाएगी और आसान हो जाएगी उस तत्व को प्राप्त करना जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा मेरा विचार। तो आप समझते हैं, जैसा काजल जी ने बताया कि ऑर्गेनिक्स के बारे में हमें जानना है। ऑर्गेनिक तो मॉडर्न टर्म है, अभी आ गई 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले भारतीय संस्कृति के अंदर ऑर्गेनिक शब्द जो था उसका इस्तेमाल नहीं होता था 70-80 साल पहले। लेकिन ऑर्गेनिक जो था ये हमारे लाइफस्टाइल का ही हिस्सा था। हमारा पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति ये ऑर्गेनिक के ऊपर ही आधारित थी। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? आप सीधे मायनों से ये समझिए, प्रकृति ने जो कुछ हमारे लिए बनाया, ये विश्वास करना कि प्रकृति ने जो कुछ बनाया ये हमारे लिए सर्वोत्तम है और उसी को प्रकृति का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करना। अगर इस विचार को हम अपने अंदर धारण कर ले तो ये ऑर्गेनिक कहला दिया जाता है। आपके घर में, हमारे घर में, हम अपने बच्चों के लिए, हमारी माता जी हमारे लिए और हम अपने बच्चों के लिए अगर शुद्ध चीजें जो प्रकृति ने दी, अच्छा चावल लेकर आए, खेत में शुद्ध उगा, गन्ना हुआ, गन्ने से बनी हुई शुद्ध घांड हुई, उसको लेकर आए, शुद्ध केसर कश्मीर में होगा उसको लेकर आए, आपने अपने घर में शुद्ध खीर अपने बच्चों के लिए बनाई, ये खीर हो गई ऑर्गेनिक। अगर इसी चीज को हम किसी भी कृत्रिम तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सोच की गड़बड़ हो जाए, विचारों की गड़बड़ हो जाए, इसके अंदर किसी भी तरीके से कृत्रिम केमिकल्स हैं जो मिला दिए जाएं, तो ये हमारे लिए जहर बन जाता है। और जो पहली चीज हमने बताई ये हमारे लिए अमृत है। अब जब विचारों को हम शुद्ध करना चाहेंगे तो हमेशा हमारा मन यही करेगा क्यों ना भोजन भी हमारा सात्विक हो। जब वो सात्विक होगा तो उसका ऑर्गेनिक होना, उसका प्योर होना स्वाभाविक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुबह से शाम तक का आपका एक डाइट प्लान, एक लाइफस्टाइल जो है वो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। मेरा ये मानना है पीएमसी गुजरात के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो एक बहुत उच्च कोटि की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। अब हम आंकलन करके देखेंगे कि जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उसके अंदर हमारा अन्न, हमारी वायु, हमारा जल, ये हमारी सोच के अंदर समर्थन कर रहा है या इसके विपरीत एक्ट कर रहा है। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि सुबह हम लोग उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए। शरीर के अंदर पहले दिन, पूरे दिन में टॉक्सिन है, तो सुबह उठकर हमें कहते हैं कि तांबे के बर्तन में रात को पानी रखा होना चाहिए जिसको थोड़ा सा गर्म करके सुबह सवेरे हमको पीना चाहिए। अब बात ये आती है, तांबे के बर्तन के अंदर आपने पानी रखा, सुबह आपने थोड़ा सा गर्म करा, आराम से बैठ बैठ कर पिया, लेकिन वो पानी कौन सा था? प्रकृति ने हमें पानी कौन सा दिया? प्रकृति ने हमारे लिए नदियां बनाई, हमारे लिए कुएं बनाए, ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध करवाई। ग्राउंड वाटर था जो प्रकृति ने हमें दिया, लेकिन हम लेकर गए उसको आरओ में। आरओ में जाने के बाद में हमने उसके मिनरल्स को खत्म करा। 90% आज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर परिवार हैं
वो पूरा दिन जो पानी पीते हैं उस पानी के अंदर वो एसेंशियल मिनरल्स है ही नहीं जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सब तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप कभी तीर्थ स्थलों पर भी जाते होंगे। मैं आपको एक विचार देता हूं जिसको अनुभव करने का प्रयत्न करिएगा। मैं पहाड़ों पर ट्रैकिंग पे गया हूं और 3-3 दिन तक मैंने वहां के जंगलों के अंदर जो है, तीर्थ यात्राओं के अंदर जो है, कहीं कहीं ऐसे भी हमारे धर्म स्थल हैं जिनको जाने के लिए हमें 2-2 3-3 दिन जंगलों में भी लगाना पड़ता है। एक सबसे विचित्र बात जो मैंने वहां पे अनुभव करी, आप जब पहाड़ों पे कभी रहेंगे तो आप महसूस करेंगे आप खाना तो आधे से भी कम खाते हैं। जितना खाना आप यहाँ खाते हैं, जब आप पहाड़ों पर चले जाएंगे 1/4 खाना भी नहीं खा पाएंगे। और आप महसूस करेंगे बड़ी सी बड़ी यात्राओं में जो पर्वतों से निकला हुआ पानी है, केवल वो पानी पीकर आप 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना गुजार पाएंगे। यानी कि उसके पानी और वायु के अंदर वो प्राण है, वो शक्ति है जो आपको जीवित रख रही है। तो ये हमारी नदियों से आया हुआ पानी, ये हमारे ग्लेशियर से आया हुआ पानी, जिसे हम गोमुख का, गंगा का पानी, जो गंगोत्री का पानी बोलते हैं, इनमें ताकत है, इसके अंदर वो मिनरल्स है। जब आपने उसको आरओ में डाल दिया, उसके सारे तत्वों को आपने निकाल दिया, अब आप पानी को लाइट कहकर उसको रात को तांबे के बर्तन में डालकर सुबह गर्म करके पिएंगे भी, तो उस पानी में कितना जीवन रहा और कितनी ताकत वो आपको दे पाएगा। साइंस ये कहती है सुबह ये आरओ का पानी जो आपने गर्म करके पिया, इसमें मिनरल्स थे नहीं। फिजिक्स के अनुसार आपके शरीर के अंदर मिनरल्स है, ये मिनरल्स को आपके शरीर से खींचेगा। सुबह जो है आपने पानी पिया, जब यूरिन के रास्ते वो निकलेगा तो आपके शरीर के 30 से 40% एसेंशियल मिनरल्स को लेकर बाहर निकल गया। तो अब सोचिए कि सुबह उठकर हमने पानी पिया, किस लिए पिया? कि वो हमारे शरीर को लाभ करे। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे शरीर से 30% मिनरल्स वो लेकर बाहर निकल गया। प्रकृति ने हमें नदियां दी थी, हमने नदियों को आरओ में कन्वर्ट करा और अपने शरीर का नुकसान करा। ऑर्गेनिक वे था, इसको हमने कृत्रिम बनाया और अपने शरीर का नुकसान किया। चलिए, सुबह आपने पानी पिया, 30% तक नुकसान आपके शरीर को हुआ। फिर आप फ्रेश होने के लिए गए, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है पहले दिन का। फिर उसके बाद में आप ध्यान करने बैठेंगे। हम ध्यान करेंगे, आधा 1 घंटा कहा जाता है ध्यान के लिए, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। आधा 1 घंटा जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय के अंदर, अगर मैं लेटस मानकर चलूं 5 लाख लोग हैं जो उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जो भारतीय संस्कृति में सिखाई गई है उसको अगर करते हैं, तो उसमें से कोई 50 हैं जो उसको सही तरीके से कर लें। हमारे पास में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो पीएमसी गुजरात के माध्यम से सिखाई जा रही है, इसमें इतनी शक्ति है, मैंने कभी उस शक्ति का आभास नहीं किया, थोड़ा बहुत ही आभास कर पाया हूं, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि शरीर में जहर भी डाल दो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पावर है भारतीय संस्कृति की। लेकिन ऐसी पावर जो है वो 5 लाख में से 50 या 60 लोग ही उसको महसूस कर सकते हैं। आपने वो अपनी जो आपकी मेडिटेशन थी उसके काम को कंप्लीट करा, कंप्लीट करने के बाद में आप सीधा नाश्ते की तरफ गए। भारतीय संस्कृति में एक और चीज अंग्रेजों ने जो ऐड करी, वो क्या? सुबह की चाय की प्याली। हम सब लोग समझदार हैं, आप ये समझिए सुबह जो हमने चाय की प्याली पी, बनी कैसे? उसमें डाला दूध, दूसरी डली चीनी, तीसरी डली पत्ती, चाय पत्ती। दुनिया के अगर आप रिसर्च करेंगे जितने भी चाय के बागान हैं, इनमें सबसे भयंकर पेस्टिसाइड डलते हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा लगने की संभावना सबसे तेज होती है। हिल स्टेशन पे होता है, ह्यूमिड इलाकों में होता है, और वहां पर कीड़ा हमेशा सबसे तेज लगेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड जो हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, वो चाय के बागानों में स्प्रे किए जाते हैं। प्रकृति ने हमें गन्ना दिया था, गन्ने से हम गुड़ बना सकते थे, शक्कर बना सकते थे। हमने कृत्रिम रूप से उसको खराब करके, रिफाइन करके बनाई सबसे गंदी चीज, जो बनी चीनी। और दूध जो आपके देश के अंदर आना चाहिए था, वो देसी गाय से शुद्ध दूध निकलना चाहिए था, जो हमारे देश की, जो समुद्र मंथन के समय कामधेनु गायें बताई गई थी, कामधेनु गाय के वंशज जो हमारे देश के अंदर 37 वंशज हैं। और ये हमारे पूर्वजों की देन थी कि हर राज्य के अंदर आपको देसी गाय का अलग रूप देखने को मिलता है। उससे निकले हुए शुद्ध दूध को छोड़कर आज हमने विदेशी गाय को लाकर, उसके भी दूध के अंदर केवल दूध नहीं पीते आप, सिंथेटिक मिल्क होता है जिसके अंदर आप यूरिया मिलाते हैं, रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, 1 लीटर से 10 लीटर दूध मिलाते हैं, तब जाके आपका दूध बनता है। दूध जब आपका हानिकारक है, सिंथेटिक है, जब आपकी चीनी हानिकारक है, जब चाय पत्ती के अंदर इतना भयंकर पेस्टिसाइड है, तो मुझे ये बताइए, जो सुबह की आपने चाय की प्याली बड़े शौक में पी ली, वो आपके लिए वरदान कैसे साबित हो सकती है? सुबह का पानी जो आपने पिया, जो आपके लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक था, वो तक आपको 30% डिप्लीशन लेकर जा रहा है। उसके बाद चाय की प्याली आप पी रहे हैं, वो आपके शरीर को नुकसान कर रही है। चाय की प्याली के साथ में अगर हम बिस्किट या ब्रेड खाते हैं, सोचिए पूरा मैदा है वो,
वो अनाज से निकली हुई सबसे गंदी चीज है जिसको हम खाना पसंद करते हैं। अगर बिस्किट के तौर पर आप खाते हैं, आप नाश्ते की तरफ आ जाएंगे, क्या खाएंगे? अनाज में रोटी खाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च हमने 4 साल पहले करी थी। कभी किसी किसान के साथ बैठे तो उससे बस ये पूछना कि भैया ये वो अन्न है जो आप हमारे लिए उगाते हो? वो बोलेगा हाँ। तो भैया ये जो अन्न उगाते हो इसके अंदर आप यूरिया कितना डालते हो? जब आप हिसाब लगाएंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी, 1 साल में आपका बच्चा जितना अन्न खाता है उसको उगाने के लिए 70 किलो यूरिया का इस्तेमाल होता है। 1 साल में आपका बच्चा जो खा रहा है, आपके पास में जो जा रहा है उसमें कम से कम 100 किलो यूरिया डलेगा, तब वो अन्न उगेगा जो आपकी थाली तक पहुंच रहा है। कितना यूरिया आपको लगता है परसेंटेज वाइज आपकी क्रॉप में गया होगा? 100 किलो यूरिया डला 1 साल में मेरे अन्न को उगाने में। 1% मान लूं कि उसका 1% का मेरे अंदर अंश गया होगा। 1 साल के अंदर 1 किलो यूरिया जो है वो सीधे सीधे आपके शरीर के अंदर चला जाए, आप ऐसा मान सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे जो है वो जब हम करते हैं वो कीड़ों को केवल नहीं मारता, वो जहर है। कभी अगर इसको महसूस करना है तो अपने घर के अंदर हिट स्प्रे जो होता है उसको अपने मुंह के पास में लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपने अपने बच्चों को दाल के अंदर, चावल के अंदर, आटे के अंदर खिलाया क्या है। समझदार सब हैं, जब आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इनकी जो पिक्चर्स मिलेगी वो बहुत भयानक मिलेगी। और सोचिए, प्रकृति का बनाया हुआ ये शरीर इतना मजबूत है कि दिन रात जहर डालने के बाद भी ये आपको मौका दे रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके अपने अंदर के जाने वाले जहर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो। लेकिन तरीका तो सही नहीं है। प्रकृति ने हमें इसलिए तो धरती पर नहीं भेजा था कि हम अपने खाने में जहर घोल घोल कर पिए, लेकिन हम पी रहे हैं। सुबह का नाश्ता आपने कर लिया, दोपहर का खाना आपने कर लिया, रात का खाना आपने खा लिया, दूध, सब्जियां, एक बार जरा टाइप करके देखिए एडल्ट्रेशन इन वेजिटेबल्स। आप हैरान हो जाएंगे जानकर, जो सब्जियां आपके लिए, अगर आपके घर में आज भी कद्दू आ रहा है, 99% चांस है वो कद्दू और उस लौकी को एक रात के अंदर उगाया गया है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन की मदद से। जिस कद्दू और लौकी को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट तरीका 15 दिन या 7 दिन से पहले कोई धरती पर प्राकृतिक तरीके से वो कद्दू या लौकी को नहीं उगा सकता, एक रात के अंदर उसकी बेल के अंदर ऑक्सीटोसिन ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देकर आपके बच्चे के लिए सब्जी तैयार की जा रही है। आज हमारे बच्चों की हम कितनी जल्दी चाहते हैं कि वो अपने शरीर के अंदर ऐसी एक क्षमताओं को विकसित कर लें कि शरीर में जाने वाला जहर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपके घर में होने वाले दूध की सच्चाई मैंने आपको बताई, सर्च कर कर देखिए। जितने फैक्ट्स मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर कहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो केवल नोट डाउन करिए। रिसर्च का विषय हमारा रहा था, हम लोगों में जागरूकता जरूर कर रहे हैं। आप जब इसको खुद जांच करेंगे आपको आने वाली पिक्चर इससे भी ज्यादा डरावनी मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट तक में मिनिस्टर्स ने कहा है, ये डाटा है हमारे पास ऑथेंटिक, 70% दूध इस वक्त जितना देश के अंदर आ रहा है दैट इज हेविली एडल्टरेटेड। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये देसी गाय का दूध नहीं है, ये विदेशी गाय का दूध है, वो तो मुद्दा ही अलग है। वो ये कह रहे हैं कि 70% तो भाई साहब दूध ही नहीं है जो पी रहे हैं बच्चे हमारे। तो 70% दूध जब सरकार समझ रही है, 14 करोड़ लीटर का डाटा है सरकार के पास कि 14 करोड़ लीटर हमारे देश में दूध का उत्पादन हो सकता है हर रोज का। ये हमारे पास में गाय और भैंस उपलब्ध हैं जिनसे दूध निकल सकता है। हर रोज का 64 करोड़ लीटर दूध बिकता है। अरे भाई, उत्पादन जब 14 करोड़ का है तो दुकानों पे 64 करोड़ पहुंच कैसे रहा है? 50 करोड़ लीटर हवा में बन गया। जब आप सर्च करेंगे हैरानी होगी ये जानकर, देश के गांव पकड़े गए हैं, गांव के गांव। अगर आप उन गांव में एंटर करते हैं और आप बोलते हैं कि ये सुबह दूध की गाड़ियां आ रही हैं, इस पे दूध आप देते हो, वो कहेंगे हाँ देते हो। दिखाना कैसे बनाओगे? टीवी चैनल्स आपको पूरी प्रॉपर वीडियोस बताएंगे 1 लीटर से 15 लीटर दूध कैसे बनाया जाता है, रिफाइंड ऑयल, डिटर्जेंट, यूरिया के साथ में। तो ये हमने अपना जीवन है जो खाने में अन्न जो प्रकृति ने हमें दिया था। आप अगर हमारे देश के अंदर केवल पेड़ होते, केवल हम फल फ्रूट भी खाते रहते, मैं कहता हूं अन्न नहीं भी खाते तब भी हम मरने वाले नहीं थे। ऐसे बहुत सारे सात्विक लोग हैं जो केवल फ्रूट खा खा के अपने जीवन को बिता लेते हैं।
लेकिन अन्न खाने के अंदर, जंक फूड खाने की रेस में, अपने भौतिक जितने सुखों को प्राप्त करने की रेस में हमने एक दूसरे की थाली के अंदर केवल जहर खोला है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई, ये मैंने आपको केवल एक दृश्य बताया है। इसके ऊपर जितनी मर्जी आप वीडियोस देख सकते हैं, काजल जी आपको लिंक्स दे देंगी। आप जितना इसके अंदर जाते जाएंगे आपको चीजों की सच्चाई मिलती रहेगी। और आप अगर सोचते हैं कि इनका विकल्प ये है कि चीजों को खाना बंद कर दो, आजकल नई चीज आ रही है, उसमें ये कहा जाता है कि सब्जी के अंदर यूरिया पेस्टिसाइड डलता है। कहते डलता है, क्या ये हानिकारक है? कहते हाँ जी हानिकारक है। कहते क्या करना चाहिए कि सब्जियों को धोकर खाओ। किससे धोओगे? रिन से, विम से। पेस्टिसाइड है, इंजेक्शन लगाया गया था, ग्रोथ हार्मोन का लगाया गया था। दुनिया की कोई रिसर्च ये नहीं बताती कि रिन साबुन से धोकर भी उस ऑक्सीटोसिन को बाहर निकाला जा सके। तो धोने की प्रक्रिया करके आडंबर काहे को कर रहे हो? वो तो बच्चों में जाएगा। तो ये आपके सुबह से शाम तक का वो डाइट प्लान है। फिर आप बच्चों को बोलते हो, आप खुद सोच कर देखिए, हम सब लोग सक्षम हैं, अच्छा कमाते हैं। आज हमारे पास मोबाइल है ना, हम एक दूसरे से वार्तालाप कर पा रहे हैं। इतनी तो कमाई होनी चाहिए हमारे पास कि बच्चों को शुद्ध अन्न हम खिला दें। इतने हम सक्षम भी है। जब दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं और बच्चों को अच्छा खाना खिला रहे हैं, जब दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो आपके बच्चों ने खाने के लिए मांगी और आप आज तक ना खिला पाए हो, किसी भी एक इंसान को अगर ऐसा लगता है तो वो मुझे यहां पर रेज कर सकता है। नहीं, हम सब सक्षम है। जब आप दुनिया की हर चीज अपने बच्चे को अच्छी खिला सकते हो, आपके बच्चे में कैल्शियम और आयरन की कमी हुई कैसे? डॉक्टर के पास में आप जाते हैं, डॉक्टर के पास में बोलते हैं मेरे बच्चे की हड्डी कमजोर है, डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम आयरन की कमी है। हम कभी पलटकर ये सवाल नहीं पूछते, डॉक्टर साहब खाने के लिए जितनी चीजें धरती पर उपलब्ध है मैं अपने बच्चे को उपलब्ध करवाता हूं, बैलेंस डाइट खिला रहा हूं, सुबह से रोटी दाल चावल सब खा रहा है, कैल्शियम आयरन के लिए कौन सी प्रकृति ने ऐसी चीज बनाई है जो मैं अपने बच्चे को नहीं खिला रहा? लेकिन हम ये सूझबूझ दिखाते नहीं है। डॉक्टर भी आपको कैल्शियम आयरन की गोली दे देता, आप वो और खिलाना शुरू कर देते हो। प्रकृति ने हमें ये कहकर भेजा था क्या धरती पर कि बेटा तुम नीचे जाना, रोटी दाल चावल खाना, साथ में याद रखना डॉक्टर ने अगर कैल्शियम आयरन के कैप्सूल नहीं दिए तो तुम्हारा कैल्शियम आयरन पूरा नहीं होगा। आजकल नया खेल है, विटामिन डी, विटामिन B12, हजारों ऐसे विटामिन विकसित करते रहेंगे और उनके नाम पर गोलियां हमारे शरीर में डाली जाती रहेंगी। एक मूलभूत चीज चाहिए थी। राजीव दीक्षित जी का एक व्याख्यान मुझे समझ में आया है, एक दिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था और मेरे एक बार दिमाग में चिंतन में आया कि कितनी सही बात थी जो राजीव दीक्षित जी जो थे वो कहकर गए थे। उन्होंने कहा आपने दूध के अंदर बॉर्नविटा खिलाने की जो है परंपरा शुरू करवा दी, 40 साल में शुरू हुई ना। अरे बच्चे को ताकत कहां से मिलती है? दूध से मिलती है। दूध तो कर दिया आपने जहरीला। जो दूध की ताकत थी उसके अंदर तो यूरिया, रिफाइंड ऑयल और डिटर्जेंट मिला दिया और अब आपने विज्ञापन निकाल दिया कि इसमें बॉर्नविटा मिलाओ। वो बॉर्नविटा मिलाओ जिसके अंदर 70% खुद के अंदर चीनी है। अब आपके दिमाग में ये है कि ये रहा जहरीला दूध, ये रहा गंदा हेल्थ सप्लीमेंट, मिला दो। मेरे पास में जो मेरी मां ने मुझे दूध पिलाया था उससे ज्यादा ताकतवर दूध मैं अपने बच्चे को पिला रही हूं। पॉसिबल है क्या? दूध के लिए गाय चाहिए थी। आज से 50 साल पहले हमारे घरों में गाय थी, दूध निकलता था, बच्चे पीते थे, मजबूत होते थे, बॉर्नविटा की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने ज्यादा पैसा खर्च किया और घर में जहर खरीद कर लेकर आए, समझदारी नहीं बनी। तो ऑर्गेनिक का सीधा सीधा अर्थ यह है, गो बैक टू योर रूट्स। 50-60 साल पहले हाँ हम किसी तरीके से उस वक्त सक्षम नहीं थे, हमें हरित क्रांति को सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि खाने के लिए हमारे पास में अनाज नहीं था। हमें श्वेत क्रांति लानी पड़ी क्योंकि हमारे देश को दूध की आवश्यकता थी। लेकिन आज हमारा देश सक्षम है जिसके अंदर हम धीरे धीरे अगर अवेयरनेस जागरूकता करते रहे तो हम इस जहर से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो विकल्प क्या क्या हैं? आपको प्रॉब्लम इतने के अंदर पूरी समझ में आ गई होगी। मेरे ख्याल से मेरी टाइम की ड्यूरेशन ज्यादा ना हो तो इसके लिए मुझे डॉक्टर काजल जो है प्लीज बीच में मुझे आप टोक दीजिएगा। मेरे पास में यहाँ क्लॉक नहीं है तो शायद मैं ना जान पाऊं। तो ये मैंने आपके सामने एक पूरा का पूरा आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं आपको, हमें बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हमको एक इसका आपको मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगी कि वे आउट क्या है। यस, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ।
नंबर पहले वन। समझेंगे नंबर टू, जब जी हाँ यस एक बार एक और बात, पहले एक और पहले कि प्रॉब्लम हाँ समझनी जरूरी है। पिक्चर आपको समझ में आ गई पूरा क्लियर। अब इसी लाइफस्टाइल को हम लेते हैं कि अगर कोई इंसान इसको समझदारी से करना चाहेगा तो वो कैसे खुद को थोड़ा बहुत बचा सकता है दूसरों के मुकाबले। अब मैंने आपको जो डाइट प्लान बताया इसी के साथ में दूसरा डाइट प्लान लो। साथ में एक और इंसान है जो एक ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ को अपनाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने लिए क्या क्या विकल्प ढूंढता है इसको समझिएगा। ये उठता है, इसके घर में आरओ लगा हुआ है, लेकिन ये पूरे वर्ष भर आरओ का पानी नहीं पीता। ये अपने घर के अंदर पहले पानी का टीडीएस लेवल चेक करता है कि जो हमारे पास, देखिए सरकार हमारे पास जो पानी लेकर आती है ये नदियों से ही आता है, लेकिन सरकार क्या करती है, नदियों के पानी के अंदर एक तो थोड़ा क्लोरीन मिला देती है ताकि उस पानी के अंदर जो बैक्टीरिया हो, जो वायरस हो हमें किल कर सकता हो, उसको थोड़ा कम कर दे। पर यह प्रथा 40, 50, 60 सालों से चली आ रही है। क्लोरीन आज नहीं मिला रहे, इनको पहले ही पता चल गया था, 80, 90 सालों से मिलाते आ रही है। इसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये पानी हमारे पास आ रहा है, लेकिन आ कहां से रहा है? नदी से आ रहा है। आज भी मेट्रो सिटीज में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीधा नदी का पानी हमारे घर में आता है। मैं दिल्ली एनसीआर में वैशाली गाजियाबाद में रहता हूं, मेरे यहां पर सीधा गंगा वाटर आता है और यहाँ का टीडीएस लेवल जब मैंने चेक कराया तो 280 था। तो जब भैया मेरे घर के अंदर नदी का पानी आ रहा है, मैं जानता हूं 280 का टीडीएस है, ये मेरे पीने के लिए हानिकारक नहीं है। मैंने अपने दिमाग में ये नोशन नहीं बनाया हुआ कि आरओ का पानी होगा तभी पीऊंगा ना। बरसातों के अंदर नदियों को गंदा कर दिया जाता है, सरकार की तरफ से आने वाला पानी गंदा हो जाता है, उस समय 2 महीने में आरओ का पानी पीना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मैं बाकी टाइम जो सरकार की तरफ से पानी आ रहा है उसको उपलब्ध करवाकर ही पीने की कोशिश करता हूं। शरीर को केवल आरओ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया, ना ही बाजार में जाकर आज 25,000 का आरओ आ रहा है तो नया आरओ है। हम में से कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आरओ खरीदते हैं, भैया नया आरओ कौन सा आया मार्केट में, वो बोलता है 40-45,000 का नया आया है, कहते इसमें क्या है, इसमें यूवी, आईआर, एसआर, एफआर सब है। अब उसका मतलब हमें पता हो ना पता हो, टेक्नोलॉजी पता नहीं है, इसमें तो जी एफआर और है, हम उस आरओ को ले आएंगे 45,000 वाले को, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहली बात, जो एक बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हैं पानी के रिलेटेड, जो सुबह है, जो ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग कर रहा है, वो ये इंसान कर रहा है, गर्मी के अंदर पास से मटका लेकर आएगा, पानी को मटके के अंदर रखेगा और गर्मी के अंदर जो पानी पिएगा वो मटके का पानी पिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सारी चीजों का 100% सोल्यूशन हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन जैसे हम शुरुआत करते हैं आगे आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आपने अगर आरओ का पानी भी मटके में डाला तो मटका मिट्टी है, मिट्टी के अंदर नेचुरल मिनरल्स हैं, ये अपने नेचुरल मिनरल्स उस पानी में दे सकती है। हो सकता है उतने पानी को आपको दोबारा मिनरल को रिप्लीट ना कर पाए, फिर भी कुछ तो पहुंचा। जितने लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़े हुए हैं, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, उन्हें मैं एक और बात बताऊं, देसी गाय को पवित्र माना गया, इसके गोबर को धन लक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मी का वास है देसी गाय के गोबर में। इस गोबर के कंडे को सुखाकर जब आप बर्न कर देते हैं तो एक राख बनती है, इस राख की चुटकी अगर पानी में डालकर पी जाए तो हमारे देश के पुराने मनीषियों ने यह कहा है कि यह शरीर के अंदर प्राणवायु को बढ़ाता है। मॉडर्न साइंस में 28 से ज्यादा मिनरल है जो हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं। आरओ की कंपनी वाले एलिमेंटल डाल रहे हैं मिनरल्स, तो कोई बात नहीं, हम अपने देश की संस्कृति में कुछ हमारे मनीषियों ने वेदों में सर्च करके उन्होंने डाला, हल्की सी चुटकी अगर हम डाल के पी लें तो क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन इसका विज्ञापन नहीं आ सकता क्योंकि देसी गाय से निकले हुए गोबर के कंडे की राख की वैल्यू नहीं है। कल बिकने लग जाए तो इतना होगा देश के अंदर के आरओ वाली कंपनियों का काम धंधा कम हो जाएगा। तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि गर्मियों में, हाँ जी, इस पर कुछ रिसर्च भी होती है सर कि ये डाला पानी में तो इसके ऊपर देश के अंदर जितने भी आपको आयुर्वेद आचार्य मिलेंगे, जितने लोग गोपालक मिलेंगे जो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी रिसर्च मिल जाएगी और मैं आपको इसके अंदर जो है मेरे पास में अवेलेबल भी होगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पूरी प्रॉपर रिसर्च है। देसी गाय के गोबर के कंडों से बनी हुई राख को अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में शरीर में डाला जाए तो ये हमारे शरीर की प्राणवायु को बढ़ाती है। अगर हम इसकी लैब के अंदर टेस्टिंग करवाएंगे तो टेस्टिंग कराने के बाद एसेंशियल मिनरल्स अपने को मिलते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बेसिक चीज पे दोबारा लौटता हूं, आपको हर रोज रात को तांबे के बर्तन में रखा पानी रखना चाहिए, सुबह उठकर वो पानी को पीना चाहिए। मैं बोलता हूं सारे मिनरल्स खत्म हो गए, एक कॉपर तो आया रात भर,
उस तांबे के बर्तन में गर्मियों में डाल लो चांदी के सिक्के, और सर्दियों में अगर पॉसिबल हो तो अपने घर की कोई भी शुद्ध सोने की चेन है तो सर्दियों में डालो सोना, गर्मियों में डालो चांदी। तो 2 मिनरल्स तो आपने पक्के कर लिए। चाहे आप तांबे के बर्तन में रात को आरओ का पानी रखो, लेकिन सुबह जब उस पानी को पियोगे तो कॉपर और चांदी तो शरीर में गई। ये आपको पुराने सारे डाटा मिल जाएंगे कि गर्मियों में जो इंसान चांदी के बर्तन में खाना खाता है, चांदी के वेसल में पानी पीता है, उसके शरीर का मन भी मजबूत होता है और शरीर के अंदर शरीर भी जो उसका है वो मजबूत होने लग जाए। तो एक सिंपल चीज जो आज से हम चेंज कर सकते हैं वो ये कि रात को जो हमने पानी रखा है उसको तांबे के बर्तन में रखे, सुबह उठकर गर्म पिए। पूरा दिन तांबे के बर्तन का पानी नहीं पीना। अगर शरीर में किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है तो नुकसान करती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो रात को तांबे के बर्तन का पानी रखिए, सुबह गर्म करके पीजिए, दूसरे किसी बर्तन में डालिए, गर्म करके पीजिए। दूसरी चीज, जब आपके बच्चों के लिए आप सब्जियां बनाते हो तो टेफ्लॉन के बर्तन नहीं, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए। अरे आयरन की कमी तब होगी जब आपने जो बर्तन इस्तेमाल करा है वो एल्यूमिनियम तो कर दिया, तो लोहा जाएगा कैसे शरीर में? आपकी माताजी, आपकी दादी जी ये करती नहीं थी, उनके घर में लोहे की कढ़ाई थी। तो करना क्या है, आज से प्रण लीजिए दूसरी चीज कि हमारे घर में जो भी सब्जी बन रही है, दोपहर की सब्जी की बात कर रहा हूं, वो लोहे की कढ़ाई में बनेगी, एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोहे की कढ़ाई के साथ में एक शर्त है, इसमें खाना बनता है, खाना रखा नहीं जाता। आजकल फ्रिज आ गए इसलिए पहले बता रहा हूं। खाने को बनाइए, आधा घंटा 1 घंटा बनाइए, बनाने के बाद में आप ठीक है दूसरे स्टील के बर्तन में इस्तेमाल कर लीजिए। घर से हो सके तो एल्यूमिनियम के बर्तनों को कम कर दीजिए। एल्यूमिनियम की जगह वैसे तो बहुत अच्छी धातुएं हैं जो अवेलेबल हैं, पीतल है, कांसा है, बहुत सारी धातुएं, लेकिन अभी अपने घर में इतना ज्यादा रिसर्च में अभी आप नहीं जाएंगे, तो बेसिक चीज बता रहा हूं, एल्यूमिनियम की जगह जितना। हाँ जी सर, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने में ये खटाई जैसे टमाटर वगैरह डाल सकते? बता रहा हूँ। तो पहले एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे घर के अंदर कढ़ाई है, एल्यूमिनियम की जगह पहला विकल्प है, पहले एल्यूमिनियम की जगह पे कम से कम स्टील को लेकर आओ, क्योंकि एल्यूमिनियम आपके लिए बेहद हानिकारक है। स्टील को समझ लो न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तब तो स्टील भी बेकार निकलेगा। लेकिन साइंटिफिकली एल्यूमिनियम के मुकाबले स्टील थोड़ा बेहतर समझ लो। तो पहली कोशिश तो किचन में जाके ये करनी है कि एल्यूमिनियम की जगह कितनी चीजें हैं जो हम स्टील लेकर आ सकते हैं। और एल्यूमिनियम को फेंकना मत, पहले ट्राई करना। कई लोग आवेश में आके एल्यूमिनियम बिल्कुल फेंक देते हैं। प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप खीर बनाएंगे बच्चों के लिए, स्टील के अंदर क्या होता है, पतला मेटल होता है, तो आंच जल्दी लग जाती है दूध में। एल्यूमिनियम आपने इसलिए घर में शुरू कर दिया, हैवी मेटल होता है, जल्दी से आंच नहीं लगती, तो खाना आपका एल्यूमिनियम में स्वाद बनता है, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक होता है। तो अभी क्या करना है, जितनी चीजों में आपको लगता है कि एल्यूमिनियम की जगह हम स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले वो लेकर आओ। स्टील की जगह पे लोहे का इस्तेमाल करो। तो एक कढ़ाई मैंने आपकी चेंज करवाई जो है लोहे की। अब लोहे के अंदर जब खाना बना रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा खट्टी चीज अगर हो, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत टमाटर डाल लो कोई बात नहीं, हल्की फुल्की खटाई डाल लो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल आम सब्जी बनती है उसमें कोई हानिकारक नहीं है। लेकिन अब पता चला आप मटर पनीर, वो टमाटर पनीर बना रहे हो, अब उसमें 80% टमाटर ही है, वो लोहे में आप कर रहे हो, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें जो है लोहे के बर्तन में हमें नहीं पकानी चाहिए, रिएक्शन होता है। तो इसीलिए बड़े बूढ़ों ने पहले विकल्प ये बनाया था कि सब्जी तो वो न्यूट्रल बनाते थे, पहले तड़का बाद में लगाते थे। वो इसलिए था क्योंकि मैक्सिमम जो तड़का हम लगाने वाले हैं उसके अंदर होने वाली है खटाई, मसाले वगैरह जो भी हैं। तो पहले नॉर्मल सब्जी पकाते रहो, जो भी बना रहे हो लोहे में, कोशिश ये हो बाद में लग जाए। हल्की फुल्की डालोगे तो डरने की बात नहीं है, लोहे में बना सकते हैं। बनाने के बाद में ध्यान रखना है, लोहे के अंदर बने हुए खाने को 1 घंटे से ज्यादा लोहे के संपर्क में नहीं रखना। उसको उठाकर दूसरे बर्तन तो स्टील के हैं उसमें ट्रांसफर कर दो। जिस घर में लोहे के बर्तन के अंदर सब्जियां बन रही हो और बचपन से बच्चे को खिलाई जा रही हो, मैं गारंटी लेता हूं आज इस चैनल में, वहां की बच्चियों के अंदर आयरन की कमी नहीं होगी। सिंपल तरीके से अपने घर के लाइफस्टाइल को दोबारा से पुनर्जीवित करने से बच्चों के अंदर आयरन की कमी को आप खत्म कर दो। तो कॉपर कैसे शरीर में पहुंचाया? हाँ जी, मिट्टी के बर्तन भी होते बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। मिट्टी के बर्तन दुनिया के सबसे बेहतरीन बर्तन होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मिट्टी के बर्तनों के साथ शर्त यह है मिट्टी शुद्ध हो। अब शुद्ध मिट्टी के साथ में बनाने वाले बर्तन ही बड़े गंदे कुम्हार हो गए हैं,
हमारी रिसर्च में ये पाया गया, मिट्टी के बर्तन के अंदर जो उनको पकाने के लिए जो आग लगती है उसके अंदर वो कचरा डाल देते हैं, जबकि डलनी चाहिए लकड़ी, देसी गाय के गोबर के कंडे, लेकिन कचरे के धुएं से पका देते हैं। अब ऐसा मिट्टी का बर्तन अगर आपके पास आ गया और उसमें आपने बच्चे का खाना बना दिया, तो आप तो उसको शुद्ध करने चले थे, हो जाएगा खराब। बदनामी किसकी होगी? मिट्टी के बर्तन की, कुम्हार की नहीं। तो इसीलिए मिट्टी के बर्तन अगर आप कहीं से लेंगे तो आपको ये जानना जरूरी है कि कुम्हार कौन है। आज अभी अभी एडल्ट्रेशन का ये पहला चैनल है हमारा। मैंने जैसे बताया 4 साल में इतनी रिसर्च है, आप अंदर घुसते जाएंगे तो एक एक चीज की आपको जानकारी मिलेगी। तो अभी जो केवल मैं आपको बता रहा हूं पहले चैनल के अंदर पहले एपिसोड में, वो छोटे छोटे चेंजेस कर लीजिए। इसके अलावा जितनी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल एरर होने के चांसेस है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि पहले तो रात को तांबे के बर्तन में रखो। तांबे का बर्तन आपको मिल जाएगा। तांबे के बर्तन में एडल्ट्रेशन यूजली नहीं होती, अगर होती भी है तो लोहा ही मिलाया जाता है। अगर बाय चांस ऐसा भी मिल जाएगा तो बहुत हानिकारक नहीं है। रात को पानी रखो, सुबह उसका पानी पियो। गर्मी में 2 चांदी के सिक्के डाल दो, सर्दी में हो सके एक सोने की चेन डाल दो उसमें। तो इस तरीके से अगर सुबह पानी वो हल्का सा गर्म करके हम पीते हैं, शरीर के लिए बेहद लाभदायक, शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। गर्मियों में जो पानी पीना है वो मटका ले आओ घर के अंदर, और मटके के अंदर रखे पानी को ही पीना चाहिए, फ्रिज के ठंडे पानी को हमें नहीं पीना चाहिए। दूसरा काम। तीसरा काम, अपने घर के अंदर जो कढ़ाई है, कम से कम आज पहले एपिसोड में एक एक स्टेप बढ़ते जाइए। मुझे आप दोबारा बुलाओगे, मैं हर एपिसोड में करता जाऊंगा, लेकिन अगर सुना बहुत कुछ और किया कुछ नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान के लिए मैं हाथ जोड़कर हर एपिसोड में हर इंसान से यही विनती करता हूं, इतना सा ज्ञान लो लेकिन प्रैक्टिकली करना शुरू करो। लोहे की कढ़ाई आपके आसपास मिल जाएगी आपको, तो लोहे की कढ़ाई अपना जाइए पास की दुकान से लेकर आइए। मिलावट इतनी आसानी से उसमें नहीं होती। लोहा सबसे सस्ता मेटल है, उसको मिलावट करेगा किस चीज से? तो उसकी कढ़ाई को अपना लेकर आइए और उसमें सब्जी बनानी शुरू करिए। और रगड़ रगड़ कर लोहे के बर्तन को साफ करना चाहिए। बहुत ज्यादा कई लोगों को लगता है बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है। हमारे घर के अंदर ही करने लग गए हैं सब लोग। वहम अपनी चीज होती थी, आप लोहे के बर्तन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत आए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर फ्री कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड होती है, वो आपको बाद में भी अवेलेबल रहेगा। कोई दिक्कत आए आप संपर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हो गया 3 चीज जो मैंने आपको बताई मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी अगर पूरी करनी है तो क्या करना चाहिए? सहजन की पत्तियों का पाउडर, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में मोरिंगा पाउडर। तो इसको लिख सकते हैं हम। दुनिया के सबसे ताकतवर चीजों में से एक है सहजन की पत्तियों का पाउडर। आप आज भी जब दक्षिण भारत में जानते, सोचिए हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना अद्भुत था। वो जानते थे कि कलयुग आने वाला है, लोग बेवकूफ होने वाले हैं। जो सांबर आप खाते हैं ना, उस सांबर के अंदर एक ड्रम स्टिक निकलती है। वो ड्रम स्टिक जो होती है वो मोरिंगा पाउडर के पेड़ की होती है। उन्होंने आपके सांबर के अंदर डलवा दिया था ताकि आप लोग अगर सब कुछ भूल भी जाओ तो कम से कम जब सांबर खाओ तो उसके माध्यम से ड्रम स्टिक शरीर में जाती रहे। अब आप जानना चाहते हैं मोरिंगा के क्या फायदे हैं? दही से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम है उसमें। पालक से 7 से 8 गुना ज्यादा आयरन है उसमें मोरिंगा के अंदर। विटामिन सी ऑरेंज से 14 गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर 28 से ज्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हैं। आज ये पाश्चात्य संस्कृति वाले जिन्होंने हमें गोलियां खानी सिखाई है, वो ये कहते हैं मोरिंगा सुपर फूड है। मोरिंगा एक ऐसी चीज है जिसको अगर नियमित यूज किया जाए तो कैंसर शरीर में नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे खाने में हमें वरदान दिया था। हमने सांबर की जगह पिज्जा खाना शुरू करा तो गलती हमारी है, ठीक भी हमें को करना चाहिए। तो मोरिंगा का पाउडर पास के ऑर्गेनिक स्टोर से मिल जाएगा। गूगल पे जाओ, सर्च करो ऑर्गेनिक स्टोर नियर मी, वहां जाके बोलो भैया मोरिंगा पाउडर दे दो। 100-150 रुपए का पाउडर आ जाता है 100 ग्राम। करना क्या है, हर रोज जब रोटी बेलते हैं तो जब आटा हमने गूंदा और उसके बाद में जब हमने बेली बनाई तो उसमें नमक मिर्च भी तो डालते हो कई बार, उसमें चुटकी चुटकी मोरिंगा की डालते रहो। जिस घर में जो भी रोटी बन रही है और उसमें हर रोज छोटी छोटी चुटकियां मोरिंगा की डल रही है, अब मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपके बच्चों के अंदर मोरिंगा की वजह से आयरन कैल्शियम की कमी जीवन भर नहीं होने वाली। तो डॉक्टरों के यहां पे चक्कर लगाकर कितनी गोलियां खिला लो, कैल्शियम अगर खिलाओगे तो पेट में पथरी होगी। लेकिन यहां से जो कैल्शियम गया शरीर के अंदर वो 100% वो शुद्ध कैल्शियम है
जो आपके शरीर को केवल लाभ करेगा, नुकसान नहीं करेगा। शर्त ये है, आयुर्वेद की फिर दोबारा शर्त बता रहा हूं, हर रोज थोड़ा थोड़ा डालना है। किसी दिन तो उत्तेजक होके बहुत ज्यादा डाल लिया, किसी दिन बिल्कुल ही ना कर दिया। ये सिस्टम भारतीय संस्कृति का नहीं रहा। हर वीडियो में हम ये बताते हैं तांबे का बर्तन लाभदायक है, पता चला सुबह से शाम तक तांबे का ही पानी पी रहे हैं। आयरन की कढ़ाई के अंदर खाना बनना अच्छा लगता है, पता चला दुनिया की सारी जितने भी रेसिपी बन सकती है अब लोहे में ही बन रही है। हमें मोरिंगा पाउडर का पता चला, बेटे आज ही तेरा कैल्शियम आयरन पूरा करेंगे, दे चम्मच पे चम्मच। भगवान के लिए ऐसा नहीं करना। शरीर की एक कैपेसिटी होती है, ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ ही तैयार होता है। तो चुटकी चुटकी डालो और संस्कारों को अपने घर के अंदर विकसित करना जरूरी है। तो आपके घरों के अंदर आयरन की, कैल्शियम की, शरीर में मिनरल विटामिन की कमी थी, उसके लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई। तो आपको दोबारा से रिवाइज है, कॉपर का बर्तन हो गया, लोहे की कढ़ाई हो गई, मोरिंगा पाउडर हो गया। जिसके घर में ये इस्तेमाल हो रहे हो, मेरे हिसाब से विटामिन मिनरल के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए, इस तरह की चीजों के लिए कम से कम आप डॉक्टर के चक्कर लगाने बंद कर दोगे। तो जो काजल जी का सवाल था, वे आउट क्या है, ये 2 पड़ोसियों में अंतर है। जो पहला पड़ोसी आडंबर में जा रहा था उसने वो क्षेत्र अपनाया, जो दिमागदार था उसने दूसरा क्षेत्र अपनाया। दूसरे वाला जो है वो 100% सही नहीं है अभी, क्योंकि आप कितनी वायु को बदल लोगे। 99% वायु के अंदर जहर डालने में लोग लगे हुए हैं और आप सोच रहे हो आपको पर्वतों की वायु मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जो समझदार इंसान है वो प्राणायाम करता है, वो प्राणायाम करता है और कोशिश करता है कि इसका जितना दुष्प्रभाव है शरीर पे थोड़ा कम किया जा सके। इतना ही अंतर ला सकते हो, लेकिन इतना अंतर लाने मात्र से जो 70-80 साल का हमारा जीवन है वो हम बिताने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने आपको जो लाइफस्टाइल की सुबह की पानी की गलती बताई वो काफी हद तक आपने ठीक करी। जो मैं अभी आपको देसी गाय के गोबर के कंडों की राख की बात बता रहा था, देखिए क्या होता है, रिसर्च हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलती है। हालांकि रिसर्च अवेलेबल है, ऐसा डाटा अवेलेबल है, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। जिनको विश्वास है मनीषियों के ऊपर, क्योंकि हमारे मनीषियों ने चीजें जो है श्लोक के माध्यम से लिखी हैं, अब उनकी व्याख्या कोई भी किसी भी तरह कर देता है। अगर किसी को देंगे वो उसकी व्याख्या कैसी करेगा, कोई व्याख्या कैसी करेगा। इसीलिए देसी गाय के गोबर की कंडों की राख को वो इस्तेमाल करे जिन्हें उसके ऊपर कहीं विश्वास हो। मुझे विश्वास है तो मैं करता हूं, जिनको विश्वास ना हो कम से कम बाकी 3 चीजें तो लॉजिकल बताई है मैंने, तो कम से कम उन 3 चीजों को जरूर करना चाहिए। ये 4 चीजों से आपके एलिमेंटल जो आपके विटामिन मिनरल्स की कमी थी उसको दूर करने की हमने कोशिश की। अब आ जाइए, सुबह बच्चों को नाश्ता कराते हैं तो क्या पिला दिया, दूध पिला दिया। अरे भाई जब दूध जहरीला है तो जबरदस्ती पिलाए जाओगे क्या? दूध की कंपनी को मेल लिखो और उनसे पूछो कि भैया मुझे गारंटी दे दो, मैं हर रोज के 53 रुपए लीटर आपके दूध पे लगा रहा हूं, आप मुझे भेज रहे हो, गिव मी अ गारंटी। पहला पॉइंट, आपके दूध में ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं हो सकता। गिव मी अ गारंटी कि जो दूध आपने मुझे भेजा है इसमें यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड नहीं हो सकते। गिव मी अ गारंटी कि जो दूध आपने मेरे पास में भेजा है इसके अंदर किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल वगैरह से एडल्ट्रेशन नहीं हो सकती। कंपनी आपको लिखित तौर पर ये वापस मेल नहीं भेजेगी, हम गारंटी लेते हैं। दे कैन नॉट से दिस। अरे भाई जो दूध भेज रहा है जब वो इंसान गारंटी नहीं ले पा रहा, आप समझ रहे हैं, तो आप कैसे गारंटी ले पा रहे हो कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूं और वो दूध जो है बच्चों के लिए सेहतमंद है? तो करना क्या है, विकल्प पे आते हैं। विकल्प है ड्राई फ्रूट्स। हालांकि देश के अंदर ड्राई फ्रूट के अंदर भी भयंकर मिलावट चल रही है, लेकिन फिर भी अगर इंसान थोड़ी समझदारी से ढूंढे, चीजों को जाने, जैसे बादाम है और बादाम में आप मामरा बादाम अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चों को अच्छा मामरा बादाम खरीदें। मैं आपको 4 ड्राई फ्रूट के नाम बताता हूं, अगर ये ड्राई फ्रूट से ताकत हम अपने बच्चों को आज देने लग जाएं तो दूध से ज्यादा ताकत आप अपने बच्चों को दे दो। बादाम, मुनक्का, अखरोट और अंजीर। 2 से 4 बादाम की गिरी, 2 से 4 अखरोट की गिरी, 2 से 4 मुनक्का और 1 या 2 अंजीर रात को पानी में भिगो दीजिए। जब तांबे के बर्तन को रखा था तो ड्राई फ्रूट को भिगो दीजिए। सुबह ये ड्राई फ्रूट उठाइए, ग्राइंडर में डालिए, मिक्सर ग्राइंडर में घुमा दीजिए। क्या बन गई? चटनी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, घुमा दीजिए, क्या बन गया? शेक। किचन में आपके हल्का सा मोरिंगा पाउडर था, चुटकी सी मोरिंगा डाल दीजिए। चुटकी चुटकी मोरिंगा लेना है, लेकिन जितनी चीजों में ले सके लेने की कोशिश करनी है, तो वो डाल दीजिए।
अब जो ये शेक बना, इसको पिलाइए बच्चे को। दुनिया का हर आदमी, हर इंसान जो वर्जिश करता है, जो एक्सरसाइज करता है, अगर वो इस शेक को पी रहा हो तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको बताएगा शरीर शारीरिक तौर पे ताकत क्या होती है। पहले गांव में कहा जाता था कि हमारा बच्चा दूध और मेवा खाता है। दुनिया की सबसे असली चीज जिसको बोला जाता था, गांव में गर्व महसूस करते थे, बेटा रोटी खाता है, ये कोई नहीं बोलता था। दूध अगर पीता है और मेवा अगर खाता है, यानी ड्राई फ्रूट अगर खाता है, तो मेरे बच्चे से अच्छा खान पान किसी का नहीं। अब दूध हमने मिलावटी और जहरीला कर दिया, तो कम से कम ड्राई फ्रूट से ताकत निकालने की कोशिश करिए। जिस घर में बादाम, अखरोट, मुनक्का और अंजीर इस्तेमाल होते हों, वहां बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। वहां बच्चों के अंदर जो है बोन्स जो है वो उनकी मजबूत होगी, कैल्शियम भरपूर मिलेगा, आयरन भरपूर मिलेगा, जिंक भरपूर मिलेगा। मैं मानकर चलूं कि पानी के माध्यम से अगर हमने कुछ मिनरल्स को छोड़ दिया हो, ये आपको 4 ड्राई फ्रूट जो हैं 34 से ज्यादा एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन को पूरा कर देंगे। सर ये विदाउट इसका मिल्क बनाए भी दे सकते हैं क्या? क्योंकि कभी कभी बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मेरे बच्चों को मैंने ट्राई किया था। देखिए, मैं ड्राई फ्रूट में आपको एक मेजर चीज बता दूं, ड्राई फ्रूट की तासीर होती है गर्म। तो हमने आपको क्या बताया कि रात को पानी में भिगो दो। अब रात को पानी में भिगोने से इसकी गर्म तासीर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अगर 12-13 साल के बच्चों को अगर मैं ये भीगे हुए ड्राई फ्रूट भी खिलाऊंगा, भीगने के बावजूद ये ड्राई फ्रूट गर्मी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर घुमा दिया, तब ये बन जाती है ठंडाई। तो बादाम और ड्राई फ्रूट मेरे को आपको 12 महीने खिलाने हैं, तो मैं आपको वो सूखा नहीं खिला सकता। उसको भिगोने के बाद मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं फिर 11 साल से 25-28 साल के बच्चों को नहीं दे सकता। 11 साल से अगर आप चाहते हो 0 ईयर से लेके 70 साल का कोई भी इंसान हमारे घर का ड्राई फ्रूट पी ले, तो फिर उसका यही तरीका है। अब आप कहते हो भाई बच्चे को टेस्ट अच्छा लगे, तो ड्राई फ्रूट को जब घुमाए चटनी बनी ना, क्या हमारे पास में इतना कंट्रोल नहीं है? बच्चे के मुंह में एक चटनी डाल देंगे, चटनी बोल के कहते बेटा खा ले, बस हो गया। अब ये हमारे घर के संस्कारों का पता नहीं। हमारी माता जी तो 2 थप्पड़ मार के खिला देती थी। अब चाहे प्यार से खिलाओ चाहे थप्पड़ से खिलाओ, ये पता नहीं चलता। लेकिन मुनक्का जब मैंने आपके ड्राई फ्रूट में डलवाया है, तो वो बहुत अच्छा मीठा टेस्टी ही बनता है। जब वाक्षी के 5000 से ज्यादा बेनिफिशियरी उसको खा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी खाएंगे। बताइए। मुनक्का भी 2 तरह के आते हैं ना, एक ब्लैक रेसिन्स और बड़ा वाला। तो मुनक्का जो होता है वो यूजुअली जो है वो ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसमें यूजुअली बीज निकलते हैं। 3 से 4 बीज होते हैं छोटे छोटे, जिनका कोई हार्म नहीं है। ऐसे निकाल लोगे तो अच्छी बात है भिगोने के बाद, नहीं तो वैसे भी कोई आफत नहीं है। तो ऐसा मुनक्का जब मार्केट में अच्छी ड्राई फ्रूट की दुकान से आप लोगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। बस आपको ये करना है कि एक तो पैसे का लालच नहीं करना, और दूसरे बंदे को ये बोलना है भाई अच्छी चीज दिखा दो। क्योंकि जैसा मैंने बोला, एडल्ट्रेशन तो आजकल हर चीज में है। जब विचारों में ही आ गया तो चीजों को कैसे छोड़ा जाएगा? उसके ऊपर तो हम एक अलग ही युद्ध लड़ रहे हैं। तो उसमें तो 4 साल से जब मैं आपको बोल रहा हूँ 98% हम चीजों को शुद्ध कर रहे हैं। हम तो चीजों में मिलावट कैसे हो रही है पहले तो उसको जानना, उसके बाद अच्छे लोगों की पहचान करना, फिर उनसे चीजें लेकर आना, फिर अपने बेनिफिशियरी तक पहुंचाना। ये काम तो अलग चल रहा है। लेकिन अपने आसपास से अगर आप लेते हो तो कम से कम आप उनके साथ में थोड़ा सा जानोगे। कोई ना कोई बंदा तो ऐसा मिलता ही है जो ज्ञानवान हो, थोड़ा अच्छी नेचर का हो, उससे आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो हो जाती है। कोशिश करने से सब कुछ प्राप्त होता है। पहले ज्ञान चाहिए, फिर कोशिश चाहिए। तो सर एक कैलिफोर्निया आमंड्स आते हैं। अब एक हमारे पास प्रश्न आया कि ड्राई फ्रूट, 1 मिनट, अभी एक प्रश्न आया कि ड्राई फ्रूट और फ्रूट को हम मिक्स करके अपने बच्चों को दे देते हैं। देखिए, फ्रूट्स के साथ में किसी भी चीज को मिक्स मत करिए। फल अगर आप खाते हो तो फल खाते वक्त केवल फल खाया जाता है, और कोशिश की जाती है जो फल खा रहे हो वही परिपूर्ण मात्रा में खा लो। पहले जमाने में एक और अच्छी चीज होती थी, तरबूज होता था, इतना बड़ा आता था, पूरा परिवार बैठता था, एक बारी में दोपहर के अंदर केवल तरबूज ही खाता था और खत्म। तरबूज के साथ में अगर आपने अपने घर में ये संस्कृति बना दी, ये हमने केवल अभी बनाया 20-30 साल से कॉन्सेप्ट,
कुछ चीज में कुछ भी मिला दो, फ्रूट के अंदर दाल मिलाकर कुछ भी खा रहे हैं। शरीर प्रकृति का बनाया हुआ ऐसा है कि फूड पॉइजनिंग इतनी आसानी से आपको नहीं होगी, बात समझ रहे हैं। लेकिन विरुद्ध आहार आयुर्वेद में बताया गया। तो जब आप फ्रूट खा रहे हैं, भगवान के लिए कोशिश करें, फ्रूट के साथ में नियम है सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में ही फ्रूट खा सकते हो। जितने लोग भगवान के लिए रात को खा रहे हो वो फ्रूट को खाना 12-1 बजे के बाद बंद कर दीजिए, शरीर को नुकसान ही करेगा। 9 बजे से 12 बजे तक का समय है फ्रूट का, खाइए। और जब फ्रूट खा रहे हैं उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में भगवान के लिए कुछ और मत खाइए। और कोशिश करिए जब फ्रूट खा रहे हैं तो एक ही तरह का फ्रूट खाइए। सेब खा रहे हो, 1, 2, 3 सेब खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ रहे हैं। अलग अलग तरह के पूरे मिक्स फ्रूट एक ही साथ खा रहे हैं ऐसा नहीं। आज सेब खा लो, कल केला खा लो, तीसरे दिन आम खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजनल फ्रूट खा लो, कोई बात नहीं। अभी तो मैंने फ्रूट की एडल्ट्रेशन पे खेल नहीं खेला। आज आपके चैनल पे ही मैं बोल पा रहा हूं कि फ्रूट खा लो, हम फ्रूट भी देते हुए डरते हैं। जब उसकी सच्चाई जानोगे तो एक नया ही हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। अब क्या, एडल्ट्रेशन को रोकने वाले लोग जो हैं वो तो मुट्ठी भर भी नहीं है, एडल्ट्रेशन करने वाले 99.9% है। संस्कृति बदल गई तो इसलिए मुश्किलें तो आएंगी। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं, जानकारी अपने बच्चों को बचा रहे हैं, अपने परिवार को बचा रहे हैं, आप भी बचा सकते हो, विकल्प पर्याप्त हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अभी क्या बता दिया, एक तो मिनरल्स के लिए बता दिया चीजें। इसके बाद हम आ गए थे नाश्ते से पहले ड्राई फ्रूट पर, ठीक है जी। तो नाश्ते से पहले जो हमारा ड्राई फ्रूट था वो आपने बच्चों को हर रोज थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करो। चटनी नहीं बना पाओ तो भीगा हुआ खिलाओ, लेकिन कम से कम थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे ड्राई फ्रूट खाना शुरू करें, ये आदत डाल। ड्राई फ्रूट में अभी तक इतनी भयंकर तरीका नहीं है कि उसको नुकसानदायक या पॉइजनस बना सकें। और अगर वो हल्का कोशिश करेंगे भी तो पूरी रात जब ड्राई फ्रूट पानी में भीगता है तो उसके पॉइजन को बहुत हद तक कम कर देता है। तो इसीलिए ड्राई फ्रूट को खिलाने में अभी हर्ज नहीं है, आप खिला सकते हो। तो सुबह नाश्ते से पहले बच्चे के मुंह में थोड़ा बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर हल्की फुल्की चली जाए, कोशिश करो, जितनी कोशिश हो सकती है उतनी खिलाओ। संस्कार उत्पन्न होना जरूरी है, चाहे 2 गिरी खाएं, संस्कार जरूर होना चाहिए घर में, पता होना चाहिए इस टाइम पे हमारी माँ हमें ये खिलाती। अब आ जाओ नाश्ते पर। नाश्ते के अंदर अब आप जो खा रहे हो वो खा रहे हो गेहूं। और धरती पर गेहूं को सबसे जहरीला बनाने की प्रक्रिया ऑलरेडी 1965 में शुरू हो चुकी है। तो धरती में, खेतों में जो सबसे गंदा अन्न उत्पन्न हो सकता है वो है गेहूं, और उसको आप खा रहे हो बड़े शौक से। तो इसके ऊपर अगर मैं केवल आपको एग्जांपल दे देता हूं, 1965 में गेहूं के साथ में छेड़खानी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाइब्रिड कर दिया गया। हाइब्रिड करने के बाद बीज तो आपने छेड़ दिया, प्रकृति ने तो कुछ और दिया था, आपने कुछ और बना दिया उसको। अब फसल उग गई, उससे गेहूं के बीज से बन गया आटा। अब आटे बनने के लिए जब वो किसान ने भेजा तो फास्ट ग्राइंडिंग मशीन है जिसके अंदर आपने उसको पीसा, तो विटामिन मिनरल थोड़े और कम हो गए। चलो आटा निकल आया। आटा निकलकर अब आपके पास जब पहुंचाया जाता है तो उसमें से चोकर को अलग कर लिया जाता है, चोकर को अलग निकाल कर बेचा जाता है। आटा बिना चोकर का मैदा जैसा खींचने वाला बेचा जाता है आपको, और वो भी आपके घर के अंदर जाकर कीड़ा ना लगे इसलिए प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। तो थोड़ी सी अकल लगाइए। गेहूं में सबसे गंदा अनाज था गेहूं, जो मतलब अनाजों में सबसे गंदा था गेहूं। गेहूं से आटा बन के प्रिजर्वेटिव डलकर, ब्रैन निकालकर, चोकर निकालकर आपको दिया गया आटा। फिर विज्ञापन आया कि खाली आटा मत खाइए, इसमें डालिए ब्रैन। अरे भले मानस, जब मुझे ब्रैन डालना ही था तो तूने आटे में से निकाला क्यों? हम सवाल पूछते नहीं है। 2 चीजें खरीद कर लाती हूं, एक आटा और एक चोकर। और चोकर को प्रमोट किया जाता है कि ये अगर खाओगे तो आटे से आपको कब्ज नहीं होगी। तो ये होती है मार्केटिंग। अब हमारे पूर्वजों में समझदारी क्या थी? वो खाते थे बाजरे की खिचड़ी, ज्वार की खिचड़ी, जौ। ये अनाजों को हमने खाना कर दिया बंद। तो अब विकल्प दोबारा आते हैं। करना क्या चाहिए? करना चाहिए, सर्च करिएगा मिलेट्स। मिलेट्स हमारे देश के वो मोटे अनाज है जिन्हें बोला जाता है दक्षिण भारत में श्री धान्या। आज भारतीय संस्कृति अगर थोड़ी बहुत बची हुई है तो वो भी दक्षिण भारत की वजह से। हमारे दक्षिण भारत के घरों में आज भी आप चले जाओ तो केले के पत्ते पे खाना खिलाया जाता है,
वो अपनी संस्कृति को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए असली भारत आपको दक्षिण भारत में दिखता है। हम लोगों ने स्पून फॉर्क पता नहीं क्या क्या कर लिया। मेरे दक्षिण भारत के जो आज मित्र हैं वो हाथ से खाना खाते हैं, वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। इसीलिए दक्षिण भारत के अंदर उत्तरी भारत के मुकाबले आपको फिर भी थोड़े बेटर स्वस्थ लोग मिलेंगे, और ये मूलभूत कारण है भारतीय संस्कृति का। सीधा सीधा बदलाव आपको दिखेगा। तो करना क्या है, मिलेट्स। मिलेट्स को बोला जाता है श्री धान्य। श्री धान्य मतलब, धान्य का मतलब अनाज, श्री का मतलब पवित्र। तो जब हम व्रत रखते थे तो हमारी माताजी या दादी जी बोलती थी बेटा सावक के चावल बनाओ। आज के बच्चों को पता ही नहीं है सावक क्या है। सावक मिलेट्स होते थे। हफ्ते में एक बार बाजरे की खिचड़ी बनाओ। सर्दी में, सर्दी में खाए जाने वाले अनाज है बाजरा, रागी, जितनी भी तरह के मिलेट्स हैं, कुल मिलाकर 12 तरीके के मिलेट्स होते हैं। 12 तरीके के मिलेट्स। मैं आपको कुछ नाम है जो बता रहा हूं, इनको सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर आता है हिंदी में सावक, जो हमारे घरों में व्रत के दौरान खाए जाते थे, सावक के चावल, इसको बोलते हैं बैनियार्ड मिलेट। दूसरा एक अनाज जो हमारे बड़े पहले खाते थे उसको बोलते थे कांगनी, इसको बोलते थे फॉक्सटेल मिलेट। तीसरा गुरु नानक देव जो अनाज खाते थे उसका नाम था कोदरा, इसको बोलते हैं कोडो मिलेट। चौथा जो हमारे पास में है वो है सामा, जिसको बोलते हैं लिटिल मिलेट। और पांचवा आता है हरी कांगनी, जिसको बोलते हैं ब्राउन टॉप मिलेट। इसके बाद में जवार, जिसे बोलते हैं ग्रेट मिलेट। फिर आता है बाजरा, जिसे बोलते हैं पर्ल मिलेट। और एक होता है रागी, जिसे बोलते हैं फिंगर मिलेट। तो ये 7-8 तरह के जो मैंने अनाज बनाए हैं, बच्चों को तो छोड़ो, आधे ज्यादा तो हमें भी नहीं पता होंगे। और हमारे पूर्वज ज्यादा से ज्यादा इसे खाते थे। पूछकर देखिए, दादा दादी से जो पहले परदादा के समय के जितने भी अनाज थे वो ये थे। दादा दादी के समय यूजुअली गेहूं आना शुरू हुआ। पिताजी माताजी के समय उस गेहूं को ही बदल दिया गया, और आज जो बच्चे खा रहे हैं वो मैदा खा रहे हैं। पतन रातों रात नहीं हुआ, 100 सालों में धीरे धीरे हुआ है। बदलाव शुरू करिए, वो भी आएगा। ये मिलेट्स जिनकी मैंने बात करी है, अगर ये धरती में हम उगाने लग जाएं पूरे देश में, इनको कोई यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, कम पानी में उगने वाले हैं। लेकिन हमने इनको उगाया ही नहीं, हम तो गेहूं के पीछे पड़े रहे, इसीलिए गेहूं को छेड़खानी करते रहे। आपको भी सच्चाई बता दूं, जो गेहूं आपके घर में अभी आ रहा है, आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग में, 5 साल के अंदर अंदर आपके घर में गेहूं जो है वो ब्राउन आना ही बंद हो जाएगा। गेहूं की नई अभी एक वैरायटी आई है जिसको बोलते हैं ब्लैक व्हीट। गेहूं को काला कर दिया गया है, जिसे बोलते हैं म्यूटेटेड जीन। अब जिस दिन ये आपके बच्चों के घरों में जाएगा, आप तो शौक के अंदर लेकर आओगे, क्योंकि पानी मटके से आरओ पे जब जाना था तो खुशी खुशी लेकर आए थे। तो गेहूं भी ब्राउन से ब्लैक पे जाओगे। जब जाओगे तो बीमारियों की श्रृंखला देखना, कौन सी नई बीमारियां आती। ये कैंसर ऐसे ही नहीं आया, सालों की तपस्या से आया है। हमने बहुत पुण्य अर्जित करे हैं, तब जाके हमने अपने घरों में कैंसर करना शुरू करा है। ठीक है जी। तो विकल्प क्या है, गेहूं की जगह पे कोशिश करिए मिलेट्स, जो मैंने अनाज बताए। गर्मियां हैं तो जवार का दलिया बनाना शुरू करिए, जौ का दलिया बनाना शुरू करिए। 2 अनाज हैं गर्मियों में, जवार और जौ। लर्न करना आसान है, बाजू में मार्केट से मिल जाएंगे। अभी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड को थोड़ा बाजू में रखो, वो उसके बिना मिल जाए तो और बढ़िया, इसीलिए पास के ऑर्गेनिक स्टोर को ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं नॉर्मल भी आप जौ और जवार ले आओ तो वो भी इतना हानिकारक नहीं, गेहूं से बेहतर है। तो करना क्या है, जौ के आटे से बनी हुई रोटी गर्मी में खा सकते हैं क्या? ऐसा टेस्टी लगती है बहुत। कोशिश करनी है। और अगर आपको लगता है जौ की रोटी बच्चे नहीं खा रहे तो क्या करो, 1 मुट्ठी गेहूं 1 मुट्ठी जौ डाल लो। चलो बच्चे अब भी नहीं खा रहे, 2 मुट्ठी गेहूं 1 मुट्ठी जौ डाल लो। समझ गए? लेकिन मैंने क्या कहा, संस्कार उत्पन्न करना है, धीरे धीरे खाने लग जाएंगे। 2 मुट्ठी गेहूं 1 मुट्ठी जवार डालने, 1 मुट्ठी जौ डालने, तो बन जाएगी क्या बात? करके देखो। लेकिन जो रोटी मेरे घर में कल बन रही थी गंदी, उससे कुछ तो बेहतर आज बननी शुरू हुई। यही होता है एक स्टेप आगे का लेना। तो गर्मियों में जो अनाज खाना है वो है गेहूं के अलावा जौ और जवार। अगर जौ का दलिया, पानी वाला दलिया बनाओ बढ़िया सा, दाल डालो, सब्जी डालो, रात के समय में कभी पीकर देखना।
40 साल 35 साल से ऊपर के जितने लोग हैं रात को खाना खा के पूरी रात परेशान होते हैं, ना नींद आती है, गैस बनती है अलग, पेट साफ नहीं होता, दिक्कत होती है पूरी। रात को एक डाइट बना लो, दिन में रोटी खा लो, लेकिन रात को दलिया पीने की आदत बन सकती है क्या? पीएमसी गुजरात के जितने लोग हैं जो साधना करते हैं, जिस दिन उन्होंने सामक का दलिया पीना शुरू कर दिया, जवार का दलिया या जौ का दलिया पीना शुरू कर दिया, आपकी साधना ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि अब आपका अन्न भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका अन्न सात्विक है। तो जौ, जवार, इनके दलिये को खाने की कोशिश गर्मियों में। सर्दियों में बाजरा, रागी, जब ठंड पड़ती है तो ये अनाज खाना है। नई बात बनती तो गेहूं के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खाना है, लेकिन खाना है। सर ये नचनी और रागी एक ही होता है क्या? नचनी जो होती है वो रागी नहीं, नचनी का मेरे को चेक करना पड़ेगा, शायद फॉक्सटेल होता है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली सर महाराष्ट्र में बहुत चलता है वो, हो सकता है, मुझे एक बार ये चेक करना पड़ेगा। नचनी मैंने वर्ड सुना हुआ है, लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया। क्योंकि सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नचनी गर्मियों में खाया जाता है, इसलिए पूछ रही थी मैं। आप इसके ऊपर यस, तो अभी प्रिया जी ने बताया कि नचनी को रागी बोला जाता है, मुझे इसका नहीं था। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अनाज। तो सर महाराष्ट्र में तो बोलते हैं कि उसको गर्मियों में खाना चाहिए, आप अभी अब देखिए इसके अंदर भी क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं। अनाज जो होता है ये अगर हमने थोड़ा सा देखिए, मौसम टू मौसम, लोकेशन टू लोकेशन ये वेरी करती हैं चीजें। जैसे मैंने आपको फॉक्सटेल मिलेट कांगनी बोला, मेरे घर में अभी गर्मियों में खाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें, लेकिन पहले के लोग कांगनी जो थे वो सर्दियों में ही खाते थे। तो कहने का मतलब ये है, आयुर्वेद की एक और बात है, वो ये है किसी चीज को जब आप खाना शुरू करते हैं तो 1 महीना कॉन्शियस माइंड से ऑब्जर्व करिए वो मेरे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है। अगर हम बाजरे को गर्मी में खाते हैं तो कई लोगों को, रजनी जी इसके बारे में अब कई लोग जो है वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि आपका आउटलेट कहाँ है। भगवान के लिए जो आपको काजल जी जो है नीचे वाक्षी का लिंक दे देगी, ईश्वर की दया से वाक्षी को आप अगर सर्च करोगे गूगल पे ये जानकारियां मिल जाएंगी। अभी जो मेन टॉपिक है हमें उस पर फोकस करना है, बात समझ रहे हैं? दुकानों की खोज में मत निकलिए, पहले ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को अपनाइए। अपने घर में जितनी चीजें ऑर्गेनिक हो सकती है उसकी तरफ प्रयत्न करिए, फिर ऑर्गेनिक खरीदने जाना, क्योंकि खरीदारी होती है, मार्केट बाजार होता है। ठीक है जी। खैर, जो मैं आपको अभी बता रहा था वो ये बता रहा था कि जो बाजरा, जैसे हमारे पास में बाजरा या रागी का, कांगनी का मैं आपको बता रहा था कि गर्मियों में और सर्दियों में, हाँ बाजरे की खिचड़ी अगर हमने गर्मियों में खा ली तो कई लोगों को लगेगा मैंने बाजरे की खिचड़ी खाई है, अब अंदर सूखापन कर रही है, ड्राइनेस कर रही है। आज पानी बहुत पी रहे हैं यार। कभी कुट्टू को खाइएगा, नवरात्रे 2 आते हैं, अक्टूबर में खाइएगा कुट्टू की पूरी तो ठीक है, चल जाता है। अप्रैल वाले नवरात्रों में कुट्टू की पूरी यूजुअली खाई नहीं जाती, अगर खाते हैं तो पानी इतना भयंकर पीते हो आप, गर्मी नहीं शांत होती। तो कहने का मतलब ये है, कई लोगों को वही चीज जो है हमारी बॉडी की तासीर के अनुसार, अगर मैं 40-45 साल की उम्र में बाजरे की खिचड़ी गर्मी में भी खाऊं तो मुझे सूट कर जाएगी, लेकिन 25 साल का युवक अगर गर्मियों में बाजरे की खिचड़ी खाएगा तो हो सकता है सूट ना करे। दूसरी बात यह है, 100-200 साल जब बीत गए हैं तो चीजों के अंदर मैंने क्या बताया, मिश्रण बहुत हो गया, मिलावट बहुत हो गई है। तो हमें यह नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज थी जो पूर्वज किस वजह से किस मौसम में खाते थे। तो जो जानकारियां उपलब्ध है उसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है, और अपनी बॉडी पर कोई भी अनाज खाने के बाद ऑब्जर्व करना है ये हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर लोकेशन में, हर समय के अंदर, एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, आपके जो टेम्परेचर है उसकी वजह से चीजों के अंदर चेंजेस होते हैं। यू हैव अ कॉन्शियस माइंड, और आप लोगों का माइंड तो ज्यादा कॉन्शियस है दूसरों के मुकाबले। अन्न को, अच्छे अन्न को ट्राई करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखिए प्रभाव कैसा आ रहा है शरीर पे। आपको ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो देखने लग मिल जाएगी। आपको लगता है शरीर पे दुष्प्रभाव कर रहा है, रोक दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। तो किसी ने कह दिया इसलिए हम यूज करें ऐसा नहीं, हम लाएंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि जितना पुराना ज्ञान था वो हमने खत्म कर दिया है। और मैं जो आपके आगे बैठा हूं, मैं भी अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज लेकर आ रहा हूं। मैंने कोई डिग्री नहीं प्राप्त करी किसी चीज में, तो रिसर्च है ही नहीं, कोई इस पर रिसर्च करना ही नहीं चाहता तो क्या करे। तो हमारे जैसे लोग ही थोड़ा आगे बढ़कर कुछ कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाने की।
लेकिन देश को इन चीजों पे रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाए तो बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, आप अपने आप को हैंड रेस कीजिए, हम आपको फिर गीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, और हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी, गीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत जानकारी अच्छी मिली। मैं कढ़ाई तो रोटी के लिए आयरन की यूज, मेरे घर के पीछे वो मोरिंगा बीन्स के ड्रमस्टिक का पेड़ बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप मोरिंगा बोल रहे हो, उसका उसको ड्रमस्टिक बोलते हैं ना? ये वो उसके हमारे यहाँ था गुजराती में। देखिए, मोरिंगा का जो पेड़ है उससे बहुत चीजें निकलती हैं। मोरिंगा के अंदर जो फल टाइप होता है वो तो ड्रम स्टिक हो गया, और मोरिंगा के जो पेड़ है उनको वो तो सुखा मैं के पीती पाउडर हूँ, बन जाता है। मालूम है, पर आप मोरिंगा बोलते हो, इधर गुजराती में उसको सरगवा बोलते हैं, सरगवे की सिंग बोलते हैं। ओके, इसीलिए किसी को पता नहीं। मैं उसका तीनों चीजें यूज करती हूँ, फूल, उसकी जो सिंग आती है वो, और पत्ते का तो मैं क्या वीक में 2 बार थेपले बनाती हूँ। जो मेथी की भाजी डाल के बनाती हूँ ना, उसकी जगह उसके पत्ते डाल के बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही है वो। और बहुत ये कढ़ाई भी आयरन की यूज करती हूँ। एल्यूमिनियम तो मेरे घर में से बिल्कुल निकाल ही दिए है। और वो जो ज्यादा वो पानी भी उसमें रखती हूँ कांसे के बर्तन में, और वही पीते हैं हम लोग। बस ये जानकारी आज हम लोग रोज पीते थे, पूरा दिन पीते थे। आपकी यूजफुल जानकारी मिली कि सुबह में ही खाली गर्म करके वो रात भर रखना है और सुबह में ही पीना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी। सारा दिन कॉपर का पानी पी रहे हैं, वो 15 दिन का ब्रेक दे सकते हैं। जैसे आपने 3 महीने अगर लगातार कॉपर का पानी पिया, तो फिर बीच में 15 दिन के लिए रोक दीजिए वो पानी, ताकि जो एक्स्ट्रा कॉपर हो वो शरीर से धीरे धीरे निकल भी जाए। अगर लगातार पीते रहोगे लंबे समय तक तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक बात ऐड करूंगी सर, कॉपर तत्व जो है वो हमारे बालों वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो जब हम कॉपर का पानी जो लोग लगातार पीते हैं, उनको बालों की जो झड़ने की समस्या है, कोई भी बालों की समस्या है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है। yes. हाँ, पर मैं क्या करती थी, पूरा दिन पीते थे हम लोग। आज अच्छी जानकारी मिली सर से कि सुबह में ही पीना है, रात भर रख के गर्म करके। और एक और चीज बता दूं, कॉपर में केवल और केवल पानी ही पीना है। कोई भी दूसरा फूड प्रोडक्ट कॉपर में नहीं रखा जाएगा, वो इमीडिएटली जहर बन सकता है। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। मंदिर में जाते हैं, तांबे के उपयोग से केवल पानी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। दूध अगर डाल दोगे तो जहर बन जाएगा। तो तांबे का इस्तेमाल जब भी करो, हमेशा ध्यान रखना केवल पानी, कुछ और नहीं डल सकता तांबे में। सर, कॉपर के बर्तन को ऐसा बोलते हैं नीचे भी नहीं रखना चाहिए। ये तो वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहता है। कॉपर जो है वो एक बहुत विशेष धातु है। भारतीय जो धातु विज्ञान था उसके अंदर ये बहुत विशेष धातु रही है। ये आपके शरीर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है लकड़ी के ऊपर रखना चाहिए। जैसे हम लोग अगर बैठते हैं पूजन के लिए तो नीचे आसन होना जरूरी है, ऐसे ही कॉपर के बर्तन के नीचे लकड़ी या फिर कोई एक मतलब ब्लैंकेट टाइप होनी जरूरी है। इंसुलेटर हो गया ना, जैसे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, वो इंसुलेटर हो जाएगा। हाँ, उसको एक तरह का इंसुलेटर है। और दूसरी बात, जितने लोग रात को कॉपर का पानी रखेंगे, अपने शरीर के आजू बाजू रखकर नहीं सोना। कई लोग होते हैं बिस्तर पर सोते हैं, सिर के ऊपर कॉपर के अंदर पानी रख के सो जाएंगे। अगर वो पानी सुबह पीते हो तो वो आपकी फिजिकल एनर्जी में इंटरफेयर कर जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, कॉपर हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह की विद्याओं के अंदर इस्तेमाल होता था। कॉपर के अंदर कभी कोई कहते हैं ना, कोई गलत प्रभाव शरीर पे पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं कि कॉपर के पानी को रखो, सिर के ऊपर रख के रात को सो जाओ, सुबह वो पानी फेंक दो, क्योंकि आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जीज उसमें गई हैं। तो जब भी कॉपर रात को रखो तो शरीर से दूर रखो और लकड़ी के ऊपर रखो, ये ध्यान रखो। प्रिया जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रिया जी, थैंक यू सर जी, वेरी मच। कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिस करते थे, छोड़ दी थी, दोबारा याद करा दिया आपने। पानी में सिक्के चांदी के और गोल्ड के डाल के बच्चों को पिलाते थे, वो बंद कर दिया, अब फिर शुरू करेंगे। और आजकल 80% हमारे यहाँ खाना जो बनता है वो मिट्टी के बर्तन में
और लोहे में, एल्यूमिनियम तो हमने निकाल ही दिया। हाँ, कुकर यूज कर रहे हैं, बहुत जन बोलते हैं कुकर नहीं यूज करना चाहिए। कुकर का विकल्प मेरे घर में भी नहीं है, वो हमारी माता जी नहीं मान रही। कुकर यूज कर रहे हैं, कुकर अभी भी यूज कर रहे हैं एक दो चीजों के इसलिए लिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि भैया जितना हो सके उतना करो। हाँ, बस कुकर यूज भी कर सील रहे के आ हैं। गए हैं सर, कुकर सील के आ चुके हैं। यस सर, और अच्छा वर्क करता है, मैं यूज करती हूँ सर। हाँ, हम भी देखिए, सील के दालें कुकर लाए वगैरह, हैं। मैं दालें वही वालें बता रहा हूँ, दालें हमारे मड घर में डील हुई बहुत थी अच्छी बन हमारी रही है। माता जी के साथ में, तो उन्होंने कहा भैया कुकर नहीं फेंकूंगी, हाँ बाकी अब वो हांडी आती है एक भारी वाली, उसके ऊपर Yes. कोशिश कर रहे हैं। कुकर एक दो चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाते नहीं, ये छोले बॉईल करने के लिए यूज करते हैं और राजमा बॉईल करने के लिए, नहीं तो नहीं होता, बहुत कम यूज करते हैं। जी नम्रता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। सर बहुत अच्छी जानकारी दी और वाकई में सबको जागरूक होने की जरूरत है सर। और सर मैं आपका जब सुना तो मैं ये बता रही हूँ, जो ये जैन लोग होते हैं ना, ओसवाल लोग, ये लोग पीते हैं, साधु संत भी और जो उनको फॉलो करते हैं, धोवन पानी कहलाता है, तो वो राख से बनाते हैं, बर्तन मांज के उस पानी को करते हैं, फिर वो राख नीचे हो जाती है, फिर उसको छान के वो पानी पीते हैं, बिल्कुल, वो एकदम शुद्ध होता है वो पानी। यस, ये हमारी संस्कृति में, मतलब जैन लोग इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जैन धर्म के अंदर ये आप समझिए, वो महावीर जैन जी के समय से जो सारी चीजें चलती आ रही हैं, उन्होंने जितने भी हमारे देश में धर्म गुरु रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया है। और उन्हें पता था आगे जाके लोग जो है वो अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का हनन कर बैठेंगे, तो इसीलिए जैन धर्म के अंदर 7 बजे के बाद खाना ही नहीं खिलाया जाता। हाँ, तो जब 7 बजे खाना खा लोगे तो शरीर में बीमारियां कैसे होंगी? तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हमारे धर्म हमें सिखाता है, और ये भारतीय संस्कृति में ही उपलब्ध है केवल। और उन लोगों की फास्टिंग में सिर्फ पानी ही पीते हैं। बताइए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये असली फास्ट हैं। हमारे देश के अंदर जो फास्ट रखे जाते हैं, आलू को पका पका के पकौड़ियां खा लेते हैं। मैं अग्रवाल फैमिली से हूं और मैंने बचपन से देखा है, जन्माष्टमी का व्रत रखने के लिए हम बच्चे तड़पते थे। क्यों? क्योंकि उस दिन आलू की टिक्की और आलू के पकोड़े बनने वाले थे। मतलब आप फास्टिंग के नाम पर आलू इतना खा जाते थे कि वो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये सही तरीका है जो आपने बताया, फास्टिंग इसे बोलते हैं। बिल्कुल, उनके त्याग का बहुत महत्व है हर चीज का। बिल्कुल। तो वो पानी हम भी ऐसे करके पीते हैं तो अच्छा ही, मतलब बहुत Yes. शुद्ध हो जाता है। थोड़ी, और जैसा मैंने बताया, शरीर के ऊपर प्रभाव हम ही को देखना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल डालकर अपने को पीना है, तभी इसके बारे में हम सही रिसर्च ला पाएंगे। ये बात है। और सर आपने जो ये मोरिंगा का पाउडर बताया, ये किस चीज का बनेगा, पत्ती का या वो जो फलियां ड्रम स्टिक होती हैं उसका? देखिए, मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर जो होता है वो बनाया जाता है, और मोरिंगा की पत्तियों को तोड़कर आप सुखाकर अगर उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लोगे, दिस विल वर्क। ठीक है, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल किसी भी हाल में 1/4 चम्मच से ऊपर तो लेना ही नहीं, आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। जी ठीक है। और सर एक हम मिट्टी की मटकी में चांदी का सिक्का डाल के रखते हैं, तो वो सही है? डाल सकते हो भाई, चांदी शरीर में जानी चाहिए। तो मिट्टी के अंदर पानी है, पानी के अंदर आपने चांदी का डाला है, अब वो आपके पानी के माध्यम से चांदी शरीर में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गर्मी में चांदी के बर्तन में खाना खाओ। मैं बता नहीं सकता इसके कितने बेनिफिट्स हैं। अब तो हमारे देश के अंदर हम ये उल्टी सीधी चीजों में पड़ गए, थर्मोकोल में और ये सारी चीजों में। हमारे देश की संस्कृति में सोने के बर्तनों तक में खाना खाया जाता था। कांसा जो हम बोलते हैं, जिनके बर्तनों में खाना खाया जाता है, ये असली चीज है धनतेरस पर, जो हमें अपने घरों में लानी चाहिए। आजकल हम सोना खरीद के तिजोरियों में रख रहे हैं। ये सिखाए नहीं गए हमारे पूर्वजों ने। उन्होंने कहा सोने को पहनो, धातु है, शरीर पे लगाओ, इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। उस बर्तन के बने हुए बर्तन के अंदर खाना खाओ। इस चीजों के लिए इन मेटल्स को यूज किया जाता था। ये तो हमने अपनी तिजोरियां भरनी शुरू कर दी, वो सही तरीका थोड़ी है। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत सर ये कॉपर वेसल में जो कॉपर वेसल का जो वाटर होता है, उसमें लेमन ऐड करने से नहीं? बिल्कुल नहीं। Okay. मैंने जैसे बताया, पानी के अलावा जो लेमन तो हानिकारक है, वेरी वेरी रिएक्टिव।
वो आपने उसी वक्त डाल के पी लिया हो तो हो सकता है आप बच गए हो। आप आधा घंटा डाल के अगर पियोगे कुछ भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इमीडिएटली वॉमिट आउट कर दोगे, ओके सर। इट कैन बिकम पॉइजनस। सर बहुत ही सुंदर जानकारी मिली आज हमको आपके थ्रू। वी आर सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। हमारा सौभाग्य है। बहुत सारे जवाब दिए सर आपने, आके और कई अपडेट चीजें करते जो रहिए आप। हमको नहीं, बिल्कुल। जो जानकारी हम लोग भूल चुके हैं वो आपने हमारे तक वापस पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। काजल जी, ये वर्षा जी ने हैंड रेज किया, 2 बार हैंड रेज है लेने। वो आई थिंक वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। नहीं, वर्षा जी ने नहीं। ओके, पूछ लीजिए। वर्षा रेखा। जी पूछिए। रेखा जी, वर्षा जी जो भी है। हाँ, वर्षा जी का हैंड रेज है। वर्षा जी प्लीज पूछ लीजिए। हेलो, जी। मैं वर्षा त्रिवेदी बोल रही हूँ, गुजरात आनंद से। अभी मोरिंगा पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ। मोरिंगा लीव्स लाके उससे अच्छी तरह से धो के फिर उसको एक दिन पूरा घर में ही सुखा देती हूँ। वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है, उसमें पानी सब निकल जाए पत्तियों में से, फिर उसको एक कॉटन सूती कपड़े में बांध लेती हूँ गठरी की तरह, और उसको एक झोली में डाल के फिर वॉशिंग मशीन में ड्रायर में डाल के पूरा मॉइस्चर उसका सूख जाता है पत्तियों का। और उसको एक दिन ऐसे ही छांव में सुखा के फिर मिक्सी में उसको कर देती हूँ, और ये उसी का पाउडर है। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बस हम ध्यान घर ये पे ही रखना है, बस ध्यान ये रखना है कि वॉशिंग मशीन के अंदर जो उससे पहले हमने डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल करे हो वो कोशिश हो कि बायोडिग्रेडेबल हो, वरना वो कहीं ना कहीं उनका अंश अगर रह जाएगा तो वो नहीं, उसको सर हम क्या करते हैं, उसको एक कॉटन के सूती बड़ा कपड़ा होता है उसमें गठरी बांध देते हैं, और वो गठरी को फिर एक अलग कॉटन झोली में डाल के फिर उसको बांध के रखते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर सिर्फ ड्राई ही करते हैं, ड्रायर ही घुमाती हूँ मैं, ठीक, तो मॉइस्चर उसका सूख जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, गुजरात एक अकेला राज्य मैंने ऐसा देखा है जहां पर संस्कृति को जड़ों के साथ में बहुत जोड़ा गया है। हमारे एक मित्र हैं गुजरात के अंदर, वो अपने साथ में हमसे 3 दिन के लिए मिलने के लिए आए थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे 3 दिन के लिए उनके यहाँ पे ऐसी चीजें थी, खापली, वो मतलब खापला, फाफड़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन 3 दिन तक वो खाते रहे तो खराब नहीं होती। और मैं इतना हैरान था, मैंने कहा भाई तुम अपना खाना अपने साथ, कहते भाई साहब मैं सुबह चला था, रात तक मैं बाजार का खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, मेरी माँ ने ये चीज, मेरी माँ ने मुझे टिफिन में ये डालकर दिया है, आप भी खा लो, मैं भी खा लूंगा, सब खा लेंगे, खत्म भी नहीं होगा, पेट भी भर जाएगा, रात को सुरक्षित घर पहुंच जाऊंगा। मैंने अपने जीवन में पूरे वर्ल्ड में गारंटी लेता हूँ ऐसी संस्कृति शायद ही कहीं पे हो। तो इतना बढ़िया गुजरात का योगदान है लोगों को, अपने बच्चों को फूड एडल्ट्रेशन से बचाने का। नमन है कोटि कोटि उन लोगों को जिन्होंने ये चीजें बनाई हैं। गर्मी में, भयंकर गर्मी में लेके घूम रहे हैं वो, बताइए। मैं ये पत्तियों का पाउडर, जूस बनता है मेरे घर में ग्रीन पत्तियों का, उसमें हर रोज डालती हूँ। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट रेखा जी को लेके। रेखा जी को लेते हैं। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर वो जो मोरिंगा पाउडर खा के फिर ऊपर से पानी वानी पी सकते हैं क्या, गर्म पानी या नॉर्मल? मोरिंगा पाउडर दुनिया की किसी भी चीज के साथ मिक्स करके पी लो, कोई नुकसान नहीं होने वाला। शर्त ये है कि एक तो मोरिंगा पाउडर का टेस्ट होता है बड़ा खतरनाक, तो हर बंदा जो है उसको टेस्ट डालोगे तो टेस्ट थोड़ा सा बदलेगा। और दूसरी बात, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना। बाकी आप चाहे दूध में डालो, चाहे सब्जियों में डालो, किसी भी चीज में डालो, रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा अगर उसकी मात्रा बहुत कम है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना, चुटकी। दूध में, छाछ में भी डाल के पी सकते, लेकिन दूध का टेस्ट खराब हो जाएगा ना, बच्चे पियेंगे नहीं। अच्छा, इसीलिए आटे के अंदर डाल दिया। और जैसा भी नम्रता जी पूछ रही है कितनी बार ले सकते हैं दिन में, जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी मात्रा से अपने परिवार के हिसाब से शुरू करिए। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। मेरे शरीर के अंदर मैं डालता हूँ, घी भी डालूंगा 6 चम्मच तो हो सकता है हजम कर लूं, और कई बार घी लोग सूंघते भी हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। तो अपने घर में चुटकियों से शुरू करिए, और जब चुटकी चुटकी डालते रहोगे, पहले एक दिन 1 बार खाने में डालिए, दिन में 2 बार खाना खाते हो, 3 बार खाते हो, 1 बार डालो, आपको सूट करने लग गया, अगले हफ्ते 2 बार खाने में डालकर देखिए। तो धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते जाइए, ये बात है।
और सर हम लोग जौ की रोटी भी खाते हैं, जौ की, रागी की, ज्वारी, बहुत सुंदर। बाजरी सब खाते हैं हम लोग। खाना चाहिए, जरूरी है। और जो विभूति आप बोले थे ना, जो गाय के उपले की राख, वो भी मैंने मंगाई है परसों नासिक से। मंजूश्री राठी मैं बताया था ना प्रोग्राम में। गुजरात में देश की सबसे अच्छी गौशालाएं हैं। हाँ। और ऐसी गौशालाओं में आप जब जाएंगे, वहां पे आपको कर्तव्यनिष्ठ लोग मिलेंगे, ऐसी राख भी आपको दे सकते हैं, शुद्ध घी आपको दे सकते हैं। भगवान के लिए बाजार से लाना घी बंद कर दीजिए और पास की गौशालाओं के संवर्धन के लिए उनके टच में आइए और वहां से घी लाना शुरू करिए। आप दूध का विकल्प जानना चाहते हैं तो गुजरात के लोगों को तो वैसी दिक्कत नहीं है, पास में बहुत गौशालाएं मिल जाएंगी आपको। मंगवाइए देसी गाय का दूध और पिलाइए बच्चों को, पता चलेगा ताकत क्या है। अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। गौशाला सूरत में गौशाला का एक एड्रेस है कि जहाँ दूध और घी मिले? देखिए, उसके लिए सारे में व्हाट्सएप पे आप थोड़ा बहुत संपर्क कर सकते हैं हमसे, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आसपास जब दिमाग में होगा ना सर्च करने का, तो आप जरूर ढूंढ लेंगे। अपने दिमाग में विचार रखिए, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो आई थिंक फ्रेंड्स, सभी के प्रश्न सर ने आंसर कर दिए। सर ने बहुत इत्मीनान से आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर किए। तो थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सो मच। एंड वी होप कि आपके साथ हमारा एसोसिएशन बना रहे और हम आपसे बहुत कुछ सीखें, और वी होप कि हम भी आपको कुछ दे पाए कुछ ज्ञान का, हम भी ज्ञान का कुछ आदान प्रदान कर पाए आपके साथ। ज्ञान का और ध्यान का। जिस फील्ड के आप लोग एक्सपर्ट है, मैं वहां पे बच्चा हूं, तो मैं जरूर सीखने के लिए बहुत तत्पर रहूंगा और जल्द से जल्द अच्छी चीजें सीखने का प्रयत्न भी करूंगा। सर बस जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।